Ignited Minds Tutorials offers comprehensive video uploads on physics for Class 11 students preparing for their board exams, as well as competitive exams like IIT and NET. These tutorials are designed to ignite the minds of young learners and help them excel in their studies. By providing in-depth explanations and demonstrations, students can grasp complex concepts with ease. The sound quality of the videos is top-notch, ensuring clear and crisp audio for better understanding. The tutorials cover all topics prescribed by the boards, making it a one-stop solution for students' academic needs. Whether students are struggling with the basics or aiming for top ranks in competitive exams, Ignited Minds Tutorials has something to offer for everyone. With easy access to these high-quality resources, students can supplement their classroom learning and stay ahead of the curve. Invest in your education today and watch your knowledge soar to new heights with Ignited Minds Tutorials. ओके चलिए भाई साहब स्टार्ट करते हैं आज साउंड से। ये आपका डायरेक्ट चैप्टर नहीं है, लेकिन वेव्स से आपका ये कनेक्टेड है और आईआईटी और नीट और सारे सीटीज में ये है। ठीक है, मैं आपको वेव्स इसलिए करा रहा था क्योंकि वेव्स स्पेसिफिकली सीबीएसई में है, लेकिन वेव्स के जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट हो गया या हार्मोनिक का कॉन्सेप्ट हो गया, ओवरटोन का कॉन्सेप्ट हो गया, ऑर्गन पाइप्स का कॉन्सेप्ट हो गया, ये सब का सब आपका भाई साहब साउंड में आता है। ठीक है, ओके चलिए भाई साहब स्टार्ट करते हैं इसको। सो व्हाट इज साउंड, बोलिए 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 भाई साहब। तो इंट्रोडक्शन टू वेव्स एंड वेव इक्वेशन। ट्रांसवर्स वेव्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स क्या होते हैं, दीज आर थिंग्स व्हिच वी शुड बी नोइंग। ट्रांसवर्स वेव्स क्या होते हैं, तो आपका जो डिस्टर्बेंस है वो ऐसे जाएगा, जैसे कंप्रेशन और रेरिफैक्शन है। साउंड भाई साहब ऐसे जा रहा है कंप्रेशन और रेरिफैक्शन से। तो मीडियम पार्टिकल्स का डिस्टर्बेंस इज पैरेलल टू द प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ठीक है, तो आपका भाई साहब मीडियम, आपने देखा भाई साहब वेव इक्वेशन क्या होता है, y is equal to बला बला a sin ओमेगा x माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स, है ना। जहां पे ओमेगा है भाई साहब आपका क्या, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी हो गया टाइम, के हो गया भाई साहब आपका वेव नंबर, दैट इज 2 पाई बाई लैम्डा। ये आपका एक वेव का इक्वेशन है, ये अपन देख चुके हैं भाई साहब। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव्स क्या होते हैं, जहां पे आपका भाई साहब जो डिस्टर्बेंस है, दैट इज ये जो आपका डिस्टर्बेंस है, ये देखो पैरेलल, डिस्टर्बेंस इज पैरेलल टू द प्रोपोगेशन ऑफ वेव। डिस्टर्बेंस जो वेव जा रहा है, पार्टिकल्स को ऐसे डिस्टर्ब करता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो आपका कंप्रेशन डेरिफैक्शन, कंप्रेशन डेरिफैक्शन, कंप्रेशन डेरिफैक्शन। मैं आपसे बातें कर रहा हूं, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, क्यों, क्योंकि आपके और मेरे बीच के जो एयर है वो डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, आई एम स्पीकिंग सो माय वोकल कॉर्ड्स आर बेसिकली पुशिंग इन एयर। ठीक है, ये आपका कंप्रेशन डेरिफैक्शन करते करते आपके कान के पर्दे तक जा रहा है, ये आपके कान के पर्दे को स्ट्राइक करेगा इसे। ठीक है, तो कंप्रेशन और रेरिफैक्शन, आपका कान का पर्दा बेसिकली फ्लेक्सिबल होता है, ऐसे टें 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 होता रहता है, और इसके साथ आपका हैमर एनविल जो भी है, कान का पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो कान के जो पर्दे होते हैं वो बहुत पतले होते हैं, वो हमेशा ऐसे वाइब्रेट करते रहते हैं, कीप ऑन वाइब्रेटिंग। इसीलिए वो जो बच्चे लोग करते हैं ना भाई साहब, कान की जगह कू का जो आवाज करते हैं, ये कभी नहीं करना चाहिए। कभी भी बहुत ज्यादा नॉइज आता, क्योंकि वो एक एक पर्दा है, वो फट सकता है बहुत ज्यादा। अगर उसका वाइब्रेशन हो गया तो इट कैन एक्चुअली गेट डैमेज फॉर लाइफ, और अगर वो डैमेज हो गया तो आप उसको रिपेयर ही नहीं कर सकते, इट इज बियॉन्ड रिपेयर। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। ओके, खैर ये हो गया आपका ट्रांसवर्स वेव्स। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स क्या होते हैं बच्चा बॉडी, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में आपका मीडियम पार्टिकल का जो डिस्टर्बेंस है, ठीक है, वो आपका क्या है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन। ये आपका वेव का डायरेक्शन है, ये आपका वेव का डायरेक्शन है। ये मीडियम पार्टिकल्स का डिस्टर्बेंस है विच इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ये मीडियम पार्टिकल का डिस्टर्बेंस है विच इज परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ वेव। कंफ्यूजन अक्सर ये होता है कि जब हम ट्रांसवर्स वेव्स को, जो आप साउंड वेव्स में पढ़ते हैं, जब आप भाई साहब ऐसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, अभी इस चीज को समझ लो, ग्राफ में रिप्रेजेंट करना, कहां से ओके, ग्राफ में रिप्रेजेंट करना मतलब ये नहीं है कि भाई साहब आप यहाँ पे कंप्रेशन, मतलब ये क्या परपेंडिकुलर ऐसा हो रहा है, नहीं नहीं नहीं। ग्राफ में रिप्रेजेंट करना मतलब पोजीशंस को विथ अकॉर्डिंग टू टाइम आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, यू आर रिप्रेजेंटिंग पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये ग्राफ में रिप्रेजेंट करना मतलब ये आपने वाई और टाइम को प्लॉट किया हुआ है। इट डजंट मीन दैट वेव पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग परपेंडिकुलर। ये चीज ध्यान में रखना, क्योंकि ग्राफ तो आएंगे ही, फिजिक्स का दूसरा नाम ग्राफ होता है भाई साहब। फिजिक्स में हर कॉन्सेप्ट को आप ग्राफ से कोरिलेट करते हैं। अभी आप ट्रांसवर्स वेव्स को जब ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसा दिखेगा,
लेकिन आपके दिमाग में अगर ऐसा चल रहा होगा कि यार ये तो हमने पढ़ा कि पैरेलल होते हैं, ठीक है, तो ग्राफ नहीं, ग्राफ में आप पोजीशंस को प्लॉट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. So the graph is not a representation of the actual vibration of particles. ठीक है, graph is just a representation of the position of the particles with respect to time. So don't confuse the graph with this. ठीक है, कि आपका वेव ऐसे जा रहा है और पार्टिकल्स के मोशन ऐसे हो रहे हैं. ठीक है, खैर अभी हम पढ़ेंगे भाई साहब डेफिनेशन ऑफ साउंड, प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स एंड प्रेशर वेव इक्वेशन. ओके, साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव. लॉन्गिट्यूडनल वेव मतलब क्या है भाई साहब, आपका जो मीडियम पार्टिकल्स हैं वो पैरेलली वाइब्रेट करेंगे टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव. इट मींस द डायरेक्शन ऑफ इट्स प्रोपगेशन is along the direction of movement of the particles of the medium. A longitudinal wave consists of two attributes traveling through a medium, compression and rarefaction. ये बचपन में भी आप पढ़ चुके हैं. तो ऐसा भाई साहब कंप्रेशन होगा और रेरिफैक्शन होगा. अभी देखो पार्टिकल्स ऐसे थे, धक्का मारा उसको तो पार्टिकल्स पास आ गए, फिर पार्टिकल्स ऐसे हो गए. देखो अगर दो पार्टिकल्स, देखो पहले क्या है, मीडियम यूनिफॉर्म है, ठीक है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है. जैसे ही आपने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया तो पार्टिकल्स पास आ रहे हैं. अगर दो पार्टिकल्स पास आ रहे हैं तो भाई साहब दूसरे पार्टिकल से तो वो दूर जा रहे हैं, तो ये दूर जाना मतलब आपका रेरिफैक्शन हो गया. पास आना मतलब कंप्रेशन. कंप्रेशन यहां पे क्रिएट हुआ तो इधर रेरिफैक्शन, कंप्रेशन रेरिफैक्शन, ऐसा चलता जाएगा. ठीक है, सो फ्रॉम द साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स टू द साउंड रिसीविंग सोर्स you will have regular compressions and rarefactions that will be created. This basically makes the disturbance get go ahead. ठीक है, आपने जैसे भाई साहब साइकिल एक साथ खड़ी, आपने एक साइकिल को लात मारी तो सबके सब गिर गए. इसका मतलब ये नहीं है कि पहले वाले साइकिल ने दूसरे वाले साइकिल को गिराया, नहीं, पहले वाले साइकिल ने जो डिस्टर्बेंस क्रिएट किया उससे सारे साइकिल्स तक, लास्ट साइकिल तक डिस्टर्बेंस पहुंचा. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेव. ठीक है, वैसे ही यहाँ पे जब कोई साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स है, आपके कानों तक वो आवाज इसलिए जा रही है क्योंकि वो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हुआ है, दैट इज गेटिंग कैरिड फॉरवर्ड थ्रू द मीडियम पार्टिकल्स. सो इसका एक डायरेक्ट कंक्लूजन ये है कि अगर मीडियम पार्टिकल्स नहीं होंगे तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा. ठीक है, इफ समहाउ वी क्रिएट अ वैक्यूम देन साउंड विल नॉट गेट प्रोपोगेटेड. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर इन एन एरोप्लेन और आप भाई साहब जमीन पे नीचे हैं तो एरोप्लेन का आवाज उतने ऊपर से इतनी जोर से आपके कानों में आता है, तो आप सोचिए अगर एरोप्लेन में जो इंसान बैठा हुआ होगा उसके तो कान के पर्दे फट जाएंगे. ऐसा नहीं होता है. क्यों? क्योंकि वो जो विंडोज पेन्स होते हैं दे आर वैक्यूम, वो वैक्यूम से बने होते हैं. ये पेन है उसके बीच में वैक्यूम है जिसकी वजह से बाहर की आवाज अंदर तक नहीं आ पाती. ठीक है, मतलब उतनी जोर से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है दैट दैट साउंड डजंट कम टू योर ईयर्स बिकॉज ऑफ द वैक्यूम व्हिच इज देयर इन बिटवीन. अ वैक्यूम विल नॉट प्रोपोगेट, वॉट नॉट अलाउ द साउंड टू बी प्रोपोगेटेड. ठीक है, compression is a region of high density where the particles of the medium are more close to one another and than they are in any other region. Rarefaction is a region of low density, थोड़े से भाई साहब, where the particles of the medium are widely spread. तो ये widely spread है. Compression, rarefaction ऐसा चलता रहेगा. A vibrating tuning fork is capable of creating a longitudinal wave. ये tuning fork है भाई साहब, टंग से बजा भाई साहब, तो ये क्या होगा, ये पार्टिकल्स को पुश करेगा. जब पार्टिकल्स पास आ जाएंगे तो कंप्रेशन क्रिएट हो जाएगा, जब पार्टिकल्स दूर जाएंगे तो रेरिफैक्शन क्रिएट होगा. ठीक है, कंप्रेशन एंड रेरिफैक्शन कैरी द साउंड फॉरवर्ड. ये कंप्रेशन और रेरिफैक्शन भाई साहब साउंड को फॉरवर्ड कैरी कर रहे हैं. ठीक है, ड्यू टू द लॉन्गिट्यूडनल मोशन ऑफ द एयर पार्टिकल्स there are regions in air where the air particles are compressed together and other regions where the air particles are spread apart. तो आपका भाई साहब ये हो जाएगा spread apart, ये compression. ठीक है, ये the air particles are coming close, when they are coming close obviously they are going apart, coming close going apart, coming close going apart, ऐसा चलता रहेगा भाई साहब. ठीक है, okay, these regions are known as compressions and rarefactions. Sound propagates in a medium in the form of compressions and rarefactions. These particles perform simple harmonic motion. ये भाई साहब आपके क्या परफॉर्म करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन. सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब क्या होता है, एक पार्टिकल है वो एक बार इधर गया फिर वापस आया, फिर इधर गया फिर वापस आया. दिस इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन. यहां पे भी यही हो रहा है, ये पार्टिकल्स इधर जाएंगे फिर इधर आएंगे फिर इधर आएंगे फिर इधर आएंगे. ठीक है, दैट इज हाउ. तो पार्टिकल्स आगे नहीं जा रहे. जैसे साइकिल को आपने जब गिराया तो ये साइकिल आगे नहीं गई, डिस्टर्बेंस आगे गया. ठीक है, तो इसी तरह से between the sound producing source and the sound receiving source the particles are not going ahead, it's the disturbance which is going ahead.
ठीक है, तो ये भाई साहब आपका कंप्रेशन और रेडिफैक्शन ट्रैवल हुआ है आगे। कंप्रेशन एंड रेडिफैक्शन कैरी द साउंड फॉरवर्ड। सिंपल चीजें हैं भाई साहब, ठीक है। अनडिस्टर्ब फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द साउंड वेव्स वी कंसीडर टू मीडियम्स। एक है भाई साहब आपका अनडिस्टर्ब्ड मीडियम और एक है भाई साहब आपका डिस्टर्ब्ड मीडियम, ठीक है। व्हाट इज अनडिस्टर्ब्ड मीडियम? इन दिस मीडियम द पार्टिकल्स डू नॉट वाइब्रेट। ये पार्टिकल्स भाई साहब आपके वाइब्रेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दैट इज दे आर एट देयर मीन पोजिशंस। ये वाइब्रेट नहीं करेंगे, दे आर एट देयर मीन पोजिशंस। Disturbed medium, as a longitudinal wave sound passes through a medium, the particles of the medium get disturbed and deviate from their mean position. This deviation is also known as displacement. The displacement versus time का, तो ये आपका भाई साहब undisturbed है और ये आपका disturbed, ठीक है। मतलब यहाँ पे भी longitudinal wave जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन जा नहीं पा रहे हैं। तो जो साउंड सोर्स है और यहाँ पे भाई साहब साउंड रिसीवर है, इसको कोई साउंड सुनाई नहीं देगा। द पर्सन विल नॉट बी एबल टू हियर, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब साउंड सोर्स है और यहाँ पे साउंड रिसीवर है, द पर्सन विल बी एबल टू हियर। भूल भुलैया का नाम सुना है? नहीं, अक्षय कुमार की मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ। भूल भुलैया बेसिकली किस किस नाम पे पड़ा है आपका? लखनऊ में एक फोर्ट है जिसका नाम भूल भुलैया है, ठीक है। एक्चुअली में वो कैसा फोर्ट है, मतलब समझ लो आप बिल्डिंग के, ऐसा फोर्ट है, बिल्डिंग के उस कोने में है, उधर से आप एक साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, बिल्डिंग के उस कोने तक आपको वो साउंड सुनाई देगा, ठीक है। तो ये पहले के जमाने में लोग भाई साहब हमारी तरह जैसे फोन्स वगैरह नहीं होते थे, तो गार्ड्स को अलर्ट करने के लिए ये प्रक्रिया थी, ठीक है। मतलब आप अगर दीवार में ऐसे टक 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 कर रहे हैं तो उधर भाई साहब उतनी दूर उसको सुनाई दे रहा है। और एक्चुअली में आप अगर वहां पे जाएंगे तो वो जो गाइड्स लोग होते हैं वो आपको करके दिखाएंगे। तो कोई कमाल की चीज नहीं है, कमाल की चीज इसलिए नहीं है क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ है, देखो जैसे आप अगर देखोगे लोहा जो होता है, लोहे में साउंड का स्पीड अप्रोक्सीमेटली 1500 मीटर पर सेकेंड है। आप अगर इसमें देखेंगे क्या कहते हैं एयर में, इट इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट 340 मीटर पर सेकेंड। मतलब लोहे में ऑलमोस्ट 5 गुना ज्यादा है स्पीड। तो अगर मैं दीवार के अंदर लोहा डाल दूं तो मेरा साउंड भटक से जाएगा भाई साहब, ठीक है। दैट इज द लॉजिक दैट हैज बीन यूज्ड, ठीक है। उस टाइम पे जैसे इधर कोई गार्ड खड़ा है और उसको दिख रहा है कि भाई साहब अंग्रेज लोग आ रहे हैं या जो भी दुश्मन लोग आ रहे हैं, वो फटाफट भाई साहब मैसेज करेगा उधर, ठीक है। ऐसे मतलब उनका कोड लैंग्वेज होता था, 3 टप्पा या जो भी है। तो ऐसा जो आपका पूरा न्यूज है वो स्प्रेड आउट हो जाती थी, ठीक है। तो ये आपका, तो ये कैसा है भाई साहब आपका डिस्टर्ब मीडियम है। जिस मीडियम में लाइट की सॉरी अपनी साउंड की वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा डिस्टर्ब मीडियम होगा, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? ओके। तो अगर हम देखेंगे भाई साहब पार्टिकल्स, अभी यहाँ पे नोट करने वाली बात है, ये सब तो भाई साहब जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। नाउ इज व्हेन द नोटिंग स्टार्ट्स, ठीक है। ओके, एज द पार्टिकल्स एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, द इक्वेशन ऑफ, तो आपका भाई साहब इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये हम पढ़ चुके हैं भाई साहब वेव्स में। y इज इक्वल टू ए नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, या ओमेगा टी माइनस के एक्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ए नॉट मतलब क्या हो जाएगा, ए नॉट होता है आपका एम्पलीट्यूड, ए नॉट होता है भाई साहब आपका एम्पलीट्यूड, के होता है वेव नंबर विच इज हाउ मच 2 पाई बाई लैम्डा, ओमेगा हो गया भाई साहब आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और टी हो गया भाई साहब आपका टाइम टेकन, ठीक है। ओके, when waves propagate through a medium, the compression and rarefaction of the particles show the variation of pressure in the medium. अभी भाई साहब अगर वेव प्रोपोगेट हो रहा है तो प्रेशर तो होगा, बनेगा भाई साहब, कहीं पे ज्यादा प्रेशर कहीं पे कम, कहीं पे ज्यादा प्रेशर कहीं पे कम, अगर वेव प्रोपोगेट हो रहा है, ठीक है। सो कंप्रेशन इज द रीजन ऑफ हाई प्रेशर, जहां पे पार्टिकल्स पास आ गए हैं। सो दिस विल ऑब्वियसली बी द रीजन ऑफ हाई प्रेशर एंड हाई डेंसिटी। यहाँ पे डेंसिटी भी हाई हो गई है और प्रेशर भी ज्यादा हो गया है। रेयरिफैक्शन विल बी अ रीजन ऑफ लो प्रेशर एंड लो डेंसिटी एज, ठीक है। And rarefaction is the region of low pressure. It shows that sound waves consist of repeating pattern of high pressure and low pressure regions. ठीक है, तो आपका देखो यहाँ पे हाई प्रेशर और लो प्रेशर रीजन, दीज समटाइम्स आर रेफर्ड टू एज प्रेशर वेव्स, और इसीलिए हम इसको भाई साहब प्रेशर वेव। अभी देखो ध्यान से, आपने यहाँ पे y को x के साथ प्लॉट किया हुआ है, ठीक है। y को x के साथ, x क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट, ये टप टुप कंप्रेशन रेरिफैक्शन ऐसे जा रहा है, ठीक है। y के साथ जब आप x को प्लॉट करेंगे यू गेट अ ग्राफ लाइक दिस, और प्रेशर के साथ जब आप भाई साहब x को प्लॉट करेंगे तो भी यू विल गेट अ ग्राफ लाइक दिस। व्हाई? बिकॉज कहीं पे प्रेशर ज्यादा हो रहा है, कहीं पे कम, कम ज्यादा ऐसा जा रहा है भाई साहब। तो प्रेशर, तो ये हो गया आपका भाई साहब प्रेशर का एक वेव, और ये हो गया भाई साहब आपका डिस्प्लेसमेंट का वेव। अरे यार, हेलो, हाँ,
हाँ ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम ओके। तो आपका कंप्रेशन इज द रीजन ऑफ हाई प्रेशर एंड ठीक है, इट शोज दैट साउंड वेव कंसिस्ट ऑफ रिपीटिंग पैटर्न ऑफ हाई प्रेशर लो प्रेशर। ये आपका भाई साहब वाई वर्सेस एक्स ग्राफ हो गया, ये आपका प्रेशर वर्सेस एक्स ग्राफ हो गया। ध्यान दीजिए, प्रेशर आपका कम ज्यादा ऐसा होता जाएगा। तो यहाँ पे भाई साहब ये देखो, यहाँ पे कम ज्यादा ऐसा होता जाएगा। प्रेशर आपका कंप्रेशन में क्या हो जाएगा, कम, रेरिफैक्शन में ज्यादा, सॉरी रेरिफैक्शन में कम हो जाएगा प्रेशर, कंप्रेशन में ज्यादा, रेरिफैक्शन में कम, कंप्रेशन में ज्यादा, ऐसा चलता जाएगा। तो यू विल गेट अ ग्राफ लाइक दिस। ये प्रेशर वर्सेस एक्स का ग्राफ हो गया। प्रेशर वर्सेस एक्स का ग्राफ क्यों है, क्योंकि एक्स भाई साहब आपका मीडियम पार्टिकल का डेविएशन है। मीडियम पार्टिकल कितनी दूर, ठीक है, तो भाई साहब मीडियम पार्टिकल जितना दूर जाएगा उतना रेरिफैक्शन क्रिएट होगा और उतना प्रेशर डप से नीचे गिरेगा। मीडियम पार्टिकल जितने क्लोज आएंगे प्रेशर ऊपर जाएगा भाई साहब। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्रेशर वर्सेस एक्स एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ वाई वर्सेस एक्स। इसको अच्छे से समझ लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए भाई साहब, ये वाले ग्राफ को और ये वाले ग्राफ को। ये प्रेशर वर्सेस एक्स है और ये वाई वर्सेस एक्स है, और ये वाला नोट भाई साहब, ये वाला नोट कर लीजिए, ये तीनों को नोट कर लीजिए भाई साहब, ठीक है। y इज इक्वल टू दिस, ये y का x के साथ और प्रेशर का x के साथ वेरिएशन। फटाफट बच्चा पार्टी, जल्दी 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 डन डन डन। ये आपका भाई साहब वेव का इक्वेशन हो गया, दिस इज बेसिकली वेव इक्वेशन, ठीक है। ये भाई साहब y का x के साथ प्लॉटिंग, ये हो गया आपका डेल्टा p का x के साथ प्लॉटिंग, ठीक है। y का x के साथ प्लॉटिंग और डेल्टा p का x के साथ प्लॉटिंग, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम। चलो भाई साहब आगे बढ़ते हैं। तो आपका डिस्प्लेसमेंट वेव क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेव जहां पे आप y में x को प्लॉट कर रहे हैं t के साथ, तो इसको आप क्या लिख रहे हैं भाई साहब, क्योंकि y का जो इक्वेशन है वो x और t दोनों में रहेगा, ये अपन पढ़ चुके हैं भाई साहब वेव में, a नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है। प्रेशर वेव क्या हो जाएगा भाई साहब, प्रेशर वेव विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा पी नॉट, इसका डेरिवेशन अपन देखेंगे, माइनस डेल्टा पी नॉट कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। इसको नोट कर लीजिए, ये दो टाइप के वेव्स हो गए, डिस्प्लेसमेंट वेव एंड प्रेशर वेव, दोनों भी आपके साउंड वेव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चा बाटी, बोथ आर एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द साउंड वेव। तो आपका प्रेशर सबका डिस्प्लेसमेंट वेव क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ए नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और आपका प्रेशर वेव क्या हो जाएगा, डेल्टा पी नॉट कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। समझ में आता भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, वी विल सी द डेरिवेशन, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेव विच हैज टू वेरिएबल्स x एंड t, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय ए नॉट साइन आपका के एक्स माइनस ओमेगा टी, और प्रेशर वेव जो है वो भाई साहब क्या हो जाएगा, प्रेशर वेव डेल्टा पी विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा पी नॉट कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है, क्लियर है। डेल्टा पी चेंज इन प्रेशर ड्यू टू डिस्टर्बेंसेस, दैट इज कंप्रेशन एंड रेरिफैक्शन, ठीक है। एज वी सी देयर इज अ 90 डिग्री फेज डिफरेंस। भाई देखो 90 डिग्री फेज डिफरेंस कैसा, ये साइन में है, ये कॉस में है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, या कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, दोनों का एंगल देखो सेम ही है, तो इसका मतलब कितने का डिफरेंस हो गया भाई साहब, आपका 90 का फेज डिफरेंस हो गया, ठीक है। वी सी दैट देयर इज अ 90 डिग्री फेज डिफरेंस। अब आओ वापस इस डायग्राम में, देखो ध्यान से, ये आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट यहां से चालू हो रहा है और प्रेशर कहां से चालू हो रहा है, यहां से चालू हो रहा है, कितने का फेज डिफरेंस हो गया भाई साहब, ये दिस विल बी बेसिकली अ फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। ये आपका 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, समझ में आ रहा है भाई साहब। अगर आपने इसको यहां से चालू किया होता, किसको, डिस्प्लेसमेंट को, तो आपका प्रेशर वेव यहां से चालू हुआ, ठीक है। 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा, एज वी कैन से दैट देयर इज अ 90 डिग्री फेज डिफरेंस, इसको नोट कर लीजिए भाई साहब, बिटवीन व्हाट, बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेव एंड प्रेशर वेव 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा। 90 डिग्री मतलब आपका हो गया कितना भाई साहब, पाई बाई 2, ठीक है। When a particle has a displacement of 0, the pressure is either at a maximum or a minimum value. High pressure at a point occurs when the neighboring particles come towards the point, that is compression. For this, delta P is positive. ठीक है, देखो इसको ध्यान से समझो, high pressure at a point occurs when the neighboring particles, आपके पास अब सारे particles पास आ गए,
तो ये कंप्रेशन का सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, हाई प्रेशर का सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, ठीक है, कंप्रेशन। तो दिस विल बी बेसिकली डेल्टा पी आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। देखो ध्यान से, ये वाला भाई साहब आपका क्या है, ये जो है आपका कंप्रेशन का रीजन है। दिस इज अ रीजन ऑफ कंप्रेशन व्हेन द पार्टिकल्स आर कमिंग क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। दिस विल बी रिजल्टिंग इन पॉजिटिव पी। क्या ये समझ में आ रहा है ग्राफ में, ठीक है। एंड दिस विल बी रिजल्टिंग इन नेगेटिव पी, दैट इज रेरिफैक्शन, ठीक है। ये हो जाएगा आपका रेरिफैक्शन का केस, ठीक है। Low pressure occurs when the neighboring particles move away from that point. That is rarefaction. For this, delta P is negative. Are we clear through this one people? क्या ये समझ में आता? बहुत बढ़िया भाई साहब। Y in terms of x and t, which is displacement wave, and pressure in terms of x and t, which is pressure wave. Why is displacement happening? तो wave है भाई साहब, displacement तो होगा, ठीक है। प्रेशर किसके वजह से क्रिएट हो रहा है, पार्टिकल्स कमिंग क्लोज टू ईच अदर, और पार्टिकल्स being separated from each other. When they come close to each other, the pressure becomes positive. When they are separated from each other, which results in a rarefaction, the pressure becomes negative. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। प्रेशर एंड डिस्प्लेसमेंट वेव हैव अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाई 2, दैट इज 90 डिग्रीज। ये सब बेसिक चीजें हैं, ठीक है, ओके। तो साउंड वेव्स में भाई साहब, साउंड वेव्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ साउंड वेव्स, साउंड वेव्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री ग्रुप्स एज फार एज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज कंसर्न। आपको मालूम है ऑडिबल ह्यूमन फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20 to 20,000 हर्ट्ज है, ठीक है, ओके। इंफ्रासोनिक वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसीज बिलो 20 हर्ट्ज आर नोन एज इंफ्रासोनिक वेव्स। आप इसको सुन नहीं सकते हैं, कुछ एनिमल्स हैं जो इनको सुन सकते हैं। देयर आर सर्टेन एनिमल्स व्हिच कैन हियर दीज इंफ्रासोनिक वेव्स। इंफ्रासोनिक वेव्स का एक एग्जांपल है, भूकंप के पहले आते हुए जो झटके हैं, वो कुछ बर्ड्स और कुछ एनिमल्स सुन सकते हैं, इसलिए वो अलर्ट हो जाते हैं, अफला तफली मच जाती है। आपको एहसास नहीं होगा, लेकिन इनको एहसास हो जाएगा, बिकॉज दे विल बी एबल टू हियर इट, ठीक है। तो इंफ्रासोनिक, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसीज बिलो 20 हर्ट्ज आर नोन एज इंफ्रासोनिक। दे कैन नॉट बी हर्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स, दे आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अर्थक्वेक्स। इंफ्रासोनिक वेव्स कैन बी हर्ड बाय स्नेक्स, स्नेक्स इसको सुन सकते हैं क्योंकि वो जमीन से जुड़े होते हैं, तो ऑब्वियसली वाइब्रेशन उन तक जाता है, ठीक है। सोनिक वेव्स, दैट इज ऑडिबल वेव्स, ये हमारा कैपेसिटी ऑफ ईयर है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, समथिंग दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, ठीक है। दीज आर नोन एज ऑडिबल वेव्स। अल्ट्रासोनिक, अगेन इसको नहीं सुन सकते आप, इसका मेडिकल यूज बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000 आर नोन एज अल्ट्रासोनिक वेव्स। काफी ज्यादा मेडिकल यूज उसका कैसे है, प्रेग्नेंट लेडीज का जो बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है, उसको हम एक्स रे से नहीं देख सकते, बिकॉज एक्स रे कैन एक्चुअली हैव एन इम्पैक्ट ऑन द brain development and organ development of the baby. So we are having an ultrasound picture. Ultrasound जो है वो अल्ट्रासाउंड वेव्स होते हैं, क्योंकि ह्यूमन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी के ऊपर है ये, तो बच्चे को भी नहीं सुनाई देगा, उसका कोई डैमेज नहीं होगा। अल्ट्रासोनिक वेव से हम बच्चे का पूरा डेवलपमेंट देख सकते हैं। एक दूसरा, आज की तारीख में बहुत सारा अल्ट्रासोनिक वेव से, जैसे किडनी स्टोन का अगर ऐसा स्टेज आ गया है कि उसको निकालना ही पड़ेगा ऑपरेशन करके, तो डॉक्टर्स एक्सप्लोर करते हैं कि क्या अल्ट्रासोनिक से हम उसको वाइब्रेट करके तोड़ सकते हैं क्या। अल्ट्रासोनिक वेव्स अगर किडनी के ऊपर हम डालें तो ऐसे वाइब्रेट होगा ये, और टूट जाएगा, और टूट जाएगा तो मतलब उसके ग्रेन्स बन जाएंगे जो यूरिन के साथ पास आउट हो सकता है, देन ऑपरेशन कुड बी अवॉइडेड। तो आज की तारीख में अल्ट्रासोनिक वेव्स का काफी सारा मेडिकल यूज हो रहा है, ठीक है, ओके। तो अभी ये अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है भाई साहब, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय बैट्स, ये वही सुन सकते हैं, ठीक है, ये वही सुन सकते हैं। दे हैव अ लार्ज एनर्जी कंटेंट, ये बहुत दूर तक पेनिट्रेट कर सकते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स यहां से वहां तक पेनिट्रेट कर सकते हैं। दिस कैन बेसिकली पेनिट्रेट थिक वॉल्स, दे कैन पेनिट्रेट द स्किन, दे कैन पेनिट्रेट द बोन्स एंड ऑल दैट, ठीक है, ये कर सकते हैं पेनिट्रेट। ओके, इक्वेशंस ऑफ अ साउंड वेव। तो आपका भाई साहब देखो, इक्वेशन ऑफ अ साउंड वेव आर टू फॉर्मेट्स। एक हो गया भाई साहब आपका डिस्प्लेसमेंट वेव फॉर्म, विच इज व्हाट, y is equal to a naught टाइम, बोलो ना बोलो, kx माइनस ओमेगा टी। और भाई साहब प्रेशर फॉर्मेट में क्या है, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा पी नॉट कॉस, माइनस में ये, ठीक है, कॉस kx माइनस ओमेगा टी। ये हो गया आपका प्रेशर फॉर्मेट। क्लियर थ्रू दिस पीपल? any doubts, any questions? No questions, no doubts, you guys are super students, okay। when sound wave is described in terms of longitudinal displacement suffered by particles of medium, it is called displacement। तो आपका भाई साहब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, this will be equal to s max cos kx minus omega t। ये हो गया भाई साहब आपका डिस्प्लेसमेंट। when s represents the displacement of a particle,
एंड एस मैक्स इज द एम्पलीट्यूड और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, कॉस भी लिख सकते हैं, साइन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने कहीं पे डिस्प्लेसमेंट को ऐसा लिखा, ठीक है, देखो ये एस मैक्स मतलब क्या है, आपका एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, और कुछ नहीं है। ठीक है, इसको अगर मैंने साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी लिखा, ये भी आपका बराबर है। और अगर मैंने इसको लिखा ए नॉट कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये भी आपका बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक में आप देखोगे अगर तो ये ऐसे जाएगा, कौन से वाले में, साइन में, और कॉस वाले में ये कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, बस और कुछ नहीं है। दिस इज द ओनली डिफरेंस। ठीक है, ओके। प्रेशर वेव फॉर्म भाई साहब कैसा है, डेल्टा पी इज इक्वल टू माइनस पी नॉट, ये आपने देखा भाई साहब, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। देखो अभी ध्यान से देखो, ये कॉस में है और ये साइन में, इसके पहले आपने देखा माइनस था, वो किधर गया, तो क्योंकि आपने इसका कॉस कॉरेस्पॉन्डेंस साइन में लिया है, इसीलिए माइनस नहीं है। अगर आप इसको माइनस में लेंगे तो ये होगा, दिस विल बी अगेन सेम कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। समझ में आ रहा है ये, अगर आपने माइनस में लिया तो। ठीक है, ओके, बहुत जरूरी है, इसको समझिए भाई साहब। आप बल्क मॉडुलस पढ़ चुके हैं, राइट? व्हाट इज बल्क मॉडुलस, व्हाट इज बल्क मॉडुलस? बल्क मॉडुलस, अरे बहुत बढ़िया भाई साहब, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी। ये प्रेशर मतलब क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और ये चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, दिस इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस। ठीक है, ये गैसेस पे अप्लाई करते हैं, जब हम किसी चीज को प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो आपने पढ़ा कि बल्क मॉडुलस अप्लाई होता है, विच इज डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी। ठीक है, ओके, तो बल्क मॉडुलस, तो आपका भाई साहब डेल्टा पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा पी मैक्सिमम, दैट इज अगर हम बोल रहे हैं पी नॉट की वैल्यू, बल्क मॉडुलस इंटू के इंटू डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम। ठीक है, तो आपका भाई साहब ये हो जाएगा, बी इज बल्क मॉडुलस, के इज प्रोपोगेशन कांस्टेंट, एस मैक्स इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। मैक्सिमम प्रेशर इन द मीडियम, किसी मीडियम पे मैक्सिमम प्रेशर क्या होगा, देखो अभी मैं और आप हैं तो मैं बातें कर रहा हूं, तो मेरी जो बातें हैं वो आप तक कंप्रेशन और रेरिफैक्शन से पहुंच रही हैं। तो मेरे और आपके दरमियान क्या है, एयर है। इस एयर पे एक प्रेशर ऑलरेडी है, कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो इस एयर पे ऑलरेडी एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, प्लस ये जो प्रेशर हम जनरेट कर रहे हैं ड्यू टू कंप्रेशन एंड रेरिफैक्शन। ओके, तो मिनिमम प्रेशर इन द मीडियम क्या हो जाएगा, जब भाई साहब ये माइनस हो मतलब देखो जब कंप्रेशन हो रहा है तो मैक्सिमम प्रेशर, जब रेरिफैक्शन हो रहा है तो मिनिमम प्रेशर। समझ में आ रहा है? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस डेल्टा पी मैक्सिमम विच मींस कंप्रेशन। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस डेल्टा पी मैक्सिमम विच मींस अ सिचुएशन ऑफ रेरिफैक्शन। ठीक है, तो प्रेशर वेरिएशन कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दो भाई साहब। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाए, सॉरी आपका भाई साहब प्रेशर वेरिएशन, इससे इसको माइनस करो, मैक्सिमम प्रेशर से मिनिमम प्रेशर को माइनस करो। ठीक है, मैक्सिमम प्रेशर से मिनिमम प्रेशर को माइनस करो तो आपको प्रेशर वेरिएशन मिल जाएगा, ये दोनों कैंसिल, टू डेल्टा वी मैक्स। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। The phase difference between pressure waveform and displacement waveform is 90 डिग्री। तो आपका भाई साहब ये फेज डिफरेंस है, ये आपका भाई साहब डेल्टा पी है और ये भाई साहब एस मैक्स है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट विल बी मैक्सिमम व्हेन प्रेशर इज मिनिमम एंड वाइस वर्सा। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? When we consider the interference of sound as pressure wave, then there is no change in phase when reflected from a rigid boundary, but have a phase change of pi when reflected from a free end। ध्यान से देखो, अपन ने भाई साहब एक स्ट्रिंग का डिस्कस किया था, एक स्ट्रिंग अगर टाइड है तो फिक्स्ड एंड है, और अगर ये भाई साहब मूव कर रहा है तो वो फ्री एंड है। ठीक है, अरे तुमको बहुत जोर से नींद आ रही है, तो क्या आए हो फिर भी नींद आ रही है। फेज डिफरेंस ऑफ प्रेशर वेवफॉर्म एंड डिस्प्लेसमेंट वेवफॉर्म इज 90 डिग्री। इसको आपने लिखा हुआ है, आपका प्रेशर वेवफॉर्म और डिस्प्लेसमेंट वेवफॉर्म में फेज डिफरेंस कितने का है भाई साहब, पाई बाई 2 का, मतलब क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई 4। देखो भाई साहब जब फेज डिफरेंस है आपका पाई, पाई मतलब क्या होता है, देखो ये आपका हो गया एक लैम्डा। ठीक है, दैट मींस एक लैम्डा का कितना होता है, 2 पाई, है ना, तो 2 पाई कॉरेस्पॉन्ड्स टू लैम्डा। तो फेज डिफरेंस अगर पाई है तो लैम्डा बाई 2, अगर फेज डिफरेंस है पाई बाई 2 विच इज 90 डिग्री, तो दिस विल बी लैम्डा बाई 4। तो प्रेशर वेव फॉर्म में और डिस्प्लेसमेंट वेव फॉर्म में आपके कितने का डिफरेंस है, 90 डिग्री का, दैट इज पाई बाई 2, मतलब लैम्डा बाई 4 का डिफरेंस है। क्या ये समझ में आ रहा है? द फेज डिफरेंस बिटवीन प्रेशर वेव फॉर्म एंड डिस्प्लेसमेंट वेव फॉर्म इज 90 डिग्रीज विच इज पाई बाई 2। ठीक है, एंड पाथ डिफरेंस ऑब्वियसली कितना हो जाएगा भाई साहब, आपका लैम्डा बाई 4। तो डिस्प्लेसमेंट विल बी मैक्सिमम व्हेन प्रेशर इज मिनिमम एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो आपका जब प्रेशर मिनिमम होगा तो डिस्प्लेसमेंट विल बी मैक्सिमम, डिस्प्लेसमेंट भाई साहब आपका वाई है। ठीक है, और प्रेशर, तो ये देखो यहाँ पे देखो, अभी आप देखो प्रेशर को अगर मैं यहां से चालू करूं
तो डिस्प्लेसमेंट को मेरे को यहां से चालू करना पड़ेगा। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को यहां से चालू करूं तो प्रेशर को मुझे यहां से चालू करना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंस आपका कितने का है, π/2 का है। समझ में आ रहा है ये? अभी ध्यान से देखो, ये भाई साहब आपका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, तो प्रेशर कितना है, मिनिमम। डिस्प्लेसमेंट मिनिमम तो प्रेशर कितना होगा, मैक्सिमम। फिर आपका भाई साहब डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, आपका प्रेशर कितना है, मिनिमम, तो आपका डिस्प्लेसमेंट देखो मैक्सिमम। मतलब इस तरफ गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसको मिनिमम डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलेंगे, देखो एम्पलीट्यूड है ना, इस तरफ जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट अभी भी मैक्सिमम ही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। सो अगर आप देखोगे प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट में भाई साहब, जब प्रेशर आपका मैक्सिमम होता है, डिस्प्लेसमेंट मिनिमम, प्रेशर मिनिमम तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम। वैसे भी देखो भाई साहब, प्रेशर जब आपका मैक्सिमम है तो मतलब क्या हो जाएगा, ऐसा, मतलब आपका जो एक्स है डिस्प्लेसमेंट क्या है, मिनिमम है, डिस्प्लेसमेंट आपका मिनिमम है। और जब आपका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो गया, मतलब पार्टिकल्स एक दूसरे से चिटक गए हैं, तो प्रेशर आपका क्या हो गया, मिनिमम हो गया। समझ में आ रहा है? कंसेप्चुअली भी अगर आप देखोगे तो यही है, जब when the particles are moving apart, what is the situation that is getting created, rarefaction. So in that case x will be maximum and pressure will be minimum. When the particles are moving towards each other, what situation is getting created, a situation of compression is getting created, which creates the maximum pressure, and hence the displacement will be minimum. Displacement minimum and pressure is maximum. Are we clear? When we consider the interference of sound as pressure wave, then there is no change in phase when reflected from a rigid boundary, but have a phase of pi when reflected from a free end. Okay? When we consider the interference of sound as pressure wave, then there is no change in phase. तो यहाँ पे भाई साहब फेज में कोई चेंज नहीं होगा। अगर हम भाई साहब इंटरफेरेंस ऑफ साउंड एज अ प्रेशर वेव, नो चेंज इन फेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ रिजिड बाउंड्री, ठीक है, बट चेंज ऑफ पाई व्हेन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम फ्री एंड। अगर भाई साहब आपका रिजिड बाउंड्री से कोई साउंड रिफ्लेक्ट हो रहा है, नो फेज चेंज, ठीक है, नो फेज चेंज। लेकिन अगर भाई साहब आपका फ्री एंड से साउंड रिफ्लेक्ट हो रहा है तो फेज चेंज ऑफ पाई, इसको लिख लीजिए भाई साहब, ठीक है। When we consider the interference of sound as pressure wave, then there is no change in phase when reflected from a rigid boundary. No change in phase when reflected from a rigid boundary, but have a phase change of pi when reflected from a free end. इस चीज को नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेल्टा पी मैक्सिमम इज इक्वल टू माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स। वाई की वैल्यू क्या हो सकती है, ए नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। और डेल्टा पी की वैल्यू आपने क्या देखी भाई साहब, डेल्टा पी की वैल्यू है माइनस पी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, है कि नहीं, ऐसा देखा भाई साहब। तो यहां पे आप लिख सकते हैं भाई साहब डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स। डेल्टा पी मैक्सिमम की वैल्यू, डेल्टा पी मैक्सिमम की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स। बी क्या है आपका, बल्क मॉडुलस ऑफ द मीडियम, ठीक है। बी इज बेसिकली द बल्क मॉडुलस ऑफ द मीडियम, बल्क मॉडुलस ऑफ द मीडियम, ठीक है। आर वी क्लियर? डन हो गया कि अभी भी लिख रहा है? ओके, ठीक है। लेट अस कंसीडर अभी प्रेशर वेव इक्वेशन कैसे होता है, देखो, ठीक है। ओके, समझो यहां पे आपका अपन ने देखा कि किसी भी डिस्टरबेंस का इक्वेशन हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, y इज इक्वल टू ए नॉट। तुम बहुत आज सुस्ताए हुए हो भाई साहब, मस्त में 4-5 घंटे की नींद मार के आए हो, ओके। y इज इक्वल टू ए नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? k की वैल्यू क्या होती है, k की वैल्यू है भाई साहब 2 पाई बाई लैम्डा, ठीक है। लेट अस कंसीडर अ स्मॉल पार्ट ऑफ द मीडियम। अभी हम यहाँ पे एक स्मॉल पार्ट को ले रहे हैं, ठीक है, अ स्मॉल पार्ट ऑफ द मीडियम हुज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अभी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जिसको हम s से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, गोलाकार, इसको अपन s, क्योंकि ये तो भाई साहब पूरे मीडियम में कांस्टेंट रहने वाला है, दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज। एक पाइप लिया है आपने, तो यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज द सेम थ्रू आउट द ट्रैवलिंग ऑफ द, ठीक है, ओके। एंड द डिस्प्लेसमेंट वेव, तो डिस्प्लेसमेंट वेव का इक्वेशन क्या हो जाएगा भाई साहब, y इज इक्वल टू ए नॉट साइन ओमेगा के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेव का, ओके। नाउ कंसीडर अ स्मॉल रीजन, अभी हम यहाँ पे एक स्मॉल रीजन को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, ऑफ वॉल्यूम लेट्स से x प्लस डेल्टा x। यहाँ पे आप समझ लो ये x है, यहां तक x है, और प्लस थोड़ा सा एक इनफाइनेटेसिमल डेल्टा x को ज्वाइन किया है, ठीक है।
ये आपने सिंपल एक वॉल्यूम लिया हुआ है। ओके, देखो यहाँ पे क्या है भाई साहब, x प्लस वाई एक्स है, यहाँ पे x प्लस डेल्टा एक्स है, ठीक है। तो आपका नाउ स्मॉल रीजन, तो वॉल्यूम इसका कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा भाई साहब, एक सिलेंडर है ना, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर मतलब हो गया एस, और एच मतलब हो गया डेल्टा एक्स, तो वॉल्यूम मतलब एरिया इंटू हाइट, तो डेल्टा एक्स इतना सा, ठीक है। समझ में आ रहा है भाई साहब? अरे भाई साहब, एक एक आपके सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, तो पाई आर स्क्वायर रेफर्स टू एस और एच मतलब रेफर्स टू डेल्टा एक्स, तो ये हो गया वॉल्यूम एस इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। ओके, अभी हम आते हैं इसमें, वाई एक्स इज इक्वल टू ए नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये तो भाई साहब वेव का इक्वेशन था, तो इसका मतलब वाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा भाई साहब, सारी चीजें चेंज होगी, एक्स जहां पे भी है वहां पे आप क्या लिखोगे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, क्या ये समझ में आ रहा है? जैसे आप देखते हो ना, देखो फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, तो भाई साहब अगर मैं लिखूं यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स प्लस थ्री, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री, ये हो जाएगा ना भाई साहब, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी है, वाई इज इक्वल टू, वाई एक्स की वैल्यू क्या है, ए नॉट साइन ओमेगा सन के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए नॉट साइन के एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, के डेल्टा एक्स प्लस के एक्स, भाई देखो यहाँ पे के इंटू एक्स है ना, तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स हुआ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, के एक्स प्लस के डेल्टा एक्स, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में क्या फर्क पड़ता है, ओमेगा टी वैसा ही रहेगा, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए नॉट साइन, ठीक है, के एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है। भाई साहब इसका कितना आ जाएगा, बोलो, साइन के एक्स प्लस के डेल्टा एक्स माइनस ओमेगा टी, सो दिस विल बी हाउ मच, साइन के डेल्टा एक्स, ठीक है, साइन के डेल्टा एक्स, ठीक है, के डेल्टा एक्स प्लस के एक्स माइनस ओमेगा टी। अभी इसको देखो, इस पोर्शन को, ठीक है, इस पोर्शन को ले लिया हमने ए, और इस पोर्शन को ले लिया बी, साइन ए प्लस बी बच्चा पार्टी कितना होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब कर लो भाई साहब यहाँ पे ए, तो ये हो गया आपका साइन के डेल्टा एक्स कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस कॉस के डेल्टा एक्स साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है। ए नॉट साइन के डेल्टा एक्स कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस ए नॉट कॉस के डेल्टा एक्स साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। अभी ए नॉट यहाँ पे के देखो बाहर आया, ठीक है, के डेल्टा एक्स, अभी इधर देखो यहाँ पे साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, के डेल्टा एक्स की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली हम जीरो मान सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, के डेल्टा एक्स है, देखो ए नॉट साइन के डेल्टा एक्स कॉस दिस, ठीक है, तो के डेल्टा एक्स कॉस ओमेगा, तो यहाँ पे के डेल्टा एक्स जहां पे भी वैल्यू जीरो हो गई, ये वैल्यू जीरो हो गई आपकी, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वन, ये अगर जीरो हो गई तो इसकी वैल्यू हो जाएगी वन, तो आपका भाई साहब ये वाला पूरा हो गया जीरो, ये पूरा टर्म आपका जीरो हो गया, ये वाला कितना आ जाएगा, ए नॉट, ठीक है, यहाँ पे आपका के एक्स ये आपका जीरो हो गया, तो के नॉट डेल्टा एक्स कॉस, ये क्या हो गया भाई साहब, तो देखना पड़ेगा भाई साहब, के साइन के एक्स, साइन, नहीं इससे ये वाला कैसे आया, इसका वैल्यू तो वन हो गया, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो इसका आंसर आएगा ए नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, क्योंकि कॉस जीरो की वैल्यू हो गई, इसका वैल्यू भाई साहब ये कैसे आ जाएगा, के डेल्टा एक्स की वैल्यू अगर आप जीरो मान रहे हो तो, वैसा भी है, नियरली इक्वल टू, देखो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है व्हेन थीटा इज
ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। ठीक है, वैसे अपन मान सकते हैं कि के डेल्टा एक्स है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, के डेल्टा एक्स। ठीक है, तो साइन साइन आपका के, अरे यार तो, ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो गया भाई साहब, दिस विल बी हाउ मच, ए साइन के एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, के डेल्टा एक्स ए नॉट कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, क्योंकि ये वैल्यू होगी आपकी 0, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, अभी इसमें से आप ए नॉट को कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, और भाई साहब यहाँ पे के डेल्टा एक्स कॉस ओमेगा एक्स, अभी इसको क्या लिख सकते हो भाई साहब, वाई एक्स का इक्वेशन तो है ये। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये वाला इक्वेशन आपका क्या आ गया बोलो, दिस विल बी ए नॉट के डेल्टा एक्स कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस वाई एक्स। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ये आपका फाइनल इक्वेशन हो गया। ठीक है, वाई एक्स मतलब आपका ए नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ओके, अभी यहाँ पे देखो, वी कैन कैलकुलेट द चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम आपका क्या होगा, एस इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, तो एस इंटू डेल्टा एक्स, अभी भाई साहब यहाँ पे देखो चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एस इंटू वाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। वाई क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स का डिस्प्लेसमेंट माइनस एक्स का डिस्प्लेसमेंट, सो दिस विल बी द चेंज इन वॉल्यूम। तो आप भाई साहब यहाँ पे अगर करते हैं इसको, तो अभी देखो यहाँ पे ये कितना आया था आपका, वाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स आया था भाई साहब कितना, ए नॉट के डेल्टा एक्स, ठीक है, कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस वाई एक्स। ठीक है, ये आया था भाई साहब आपका वाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और वाई एक्स इससे अगर आप माइनस कर देंगे तो ये चला गया, तो आपका इतना ही बचा भाई साहब। तो डेल्टा वी विल बी इक्वल टू सरफेस एरिया, ठीक है, विच इज कांस्टेंट थ्रू आउट, ए नॉट दैट इज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के डेल्टा एक्स कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। बल्क मॉडुलस की वैल्यू क्या होती है, चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे ये माइनस डेल्टा पी ऊपर गया, इसकी जगह पे हमने डेल्टा वी लिखा, डेल्टा वी की वैल्यू इस माइनस को ऊपर ले गए अपन, ये माइनस ऊपर चला गया। डेल्टा वी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं भाई साहब, डेल्टा वी की वैल्यू हो गई एस ए नॉट के डेल्टा एक्स कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, अपन भाई साहब वी का वॉल्यूम क्या लिख सकते हैं, वी इज बेसिकली एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, जो ओरिजिनल वॉल्यूम था वो क्या होगा, एक्स इंटू एस जो आपका सरफेस एरिया है इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका ओरिजिनल वॉल्यूम, ये एस और ये एस भाई साहब हो गया कैंसिल, ये डेल्टा एक्स और ये डेल्टा एक्स भी आपका हो गया कैंसिल। ठीक है, सो व्हाट यू गेट इज डेल्टा पी आपका भाई साहब यहाँ पे बल्क मॉड्यूलस, ये आपका बी, बी का वैल्यू कितना हो गया, माइनस डेल्टा पी अपॉन ए नॉट कॉस, ए नॉट कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, क्लियर है भाई साहब। ओके, तो डेल्टा पी को अपन क्या लिख सकते हैं, बल्क मॉड्यूलस इंटू ए नॉट कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, ये माइनस यहां पे आ जाएगा भाई साहब। ठीक है, इसी को भाई साहब अपन क्या बोलते हैं, ये आपका जो ये वाला पोर्शन है बी इंटू ए नॉट, ये बी इंटू ए नॉट को ही अपन लेते हैं भाई साहब पी नॉट, तो डेल्टा पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस पी नॉट कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। क्या ये समझ में आ रहा है, दिस इज हाउ यू गेट बेसिकली दिस। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब, इसको बी ए नॉट के, ठीक है, पी नॉट इज इक्वल टू, तो आपका डेल्टा पी नॉट विल बी इक्वल टू बी ए नॉट के। आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन पीपल। अ साउंड वेवलेंथ पाई मीटर, एक साउंड है जिसका वेवलेंथ दिया हुआ है भाई साहब कितना, पाई मीटर। नेक्सो कैन सी हर्ट्ज मात्रे भाई साहब, क्या क्या सबसे भाई साहब क्या एक दूसरे का क्या कॉपी कर रहे हैं, वेवलेंथ आपका कितना दिया हुआ है, पाई, इज ट्रैवलिंग इन अ मीडियम, बल्क मॉडुलस यहाँ पे कितना दिया हुआ है 10⁵, एंड इट क्रिएट्स अ प्रेशर वेरिएशन ऑफ कितना है भाई साहब आपका 0.08 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेट प्रेशर एम्पलीट्यूड एंड डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। अभी अभी आपने देखा भाई साहब प्रेशर वेरिएशन क्या होता है, मैक्सिमम प्रेशर माइनस मिनिमम प्रेशर, मैक्सिमम प्रेशर मतलब पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस डेल्टा पी, है ना,
और मिनिमम प्रेशर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस डेल्टा पी, ठीक है। इससे इसको माइनस कर दोगे तो भाई साहब आपका क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 डेल्टा पी, ये हो गया आपका प्रेशर वेरिएशन। यहाँ पे आपको देखो प्रेशर वेरिएशन दिया हुआ है कितना है 0.08, ठीक है। तो आपका 2 डेल्टा पी दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच 0.08, ये आपका 2 डेल्टा पी है। तो डेल्टा पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.04, क्या ये समझ में आ रहा है, दिस विल बी 0.04। अभी अभी हमने देखा ना भाई साहब प्रेशर वेरिएशन क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज प्रेशर वेरिएशन, वी जस्ट नाउ सॉ इट भाई साहब। आपका देखो यहाँ पे प्रेशर वेरिएशन भाई साहब, आपका देखो प्रेशर एटमॉस्फेयर प्लस डेल्टा पी मैक्स, प्रेशर एटमॉस्फेयर माइनस डेल्टा पी मैक्स, इससे इसको माइनस करोगे तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 डेल्टा पी मैक्स हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो नाउ व्हाट वी हैव हियर इज भाई साहब आपका क्या 2 डेल्टा पी मैक्स। तो आपका पी मैक्स का वैल्यू, अभी पी मैक्स का वैल्यू क्या है, डेल्टा पी मैक्स की वैल्यू होती है भाई साहब क्या, बल्क मॉडुलस इंटू के इंटू डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, वाई मैक्सिमम भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको लिख लीजिए भाई साहब, डेल्टा पी मैक्स इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस इंटू के इंटू डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम। ठीक है, ओके। तो आपका डेल्टा पी मैक्स दैट इज मैक्सिमम प्रेशर वेरिएशन विल बी इक्वल टू बल्क मॉडुलस इंटू के इंटू वाई मैक्स, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो आप भाई साहब यहाँ पे कर लो, यहाँ पे क्या पूछा है आपको, कैलकुलेट द प्रेशर एम्पलीट्यूड। अभी प्रेशर एम्पलीट्यूड आपको कैलकुलेट करना है, मतलब आपको क्या कैलकुलेट करना है, पी नॉट की वैल्यू, पी मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो डेल्टा पी मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, ये तो आपने कैलकुलेट कर ली डेल्टा पी मैक्स की वैल्यू, ठीक है। तो डेल्टा पी की मैक्स की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली भाई साहब, इतना है, ठीक है 0.04। डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड मतलब आपको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, अभी एस मैक्स मतलब ही क्या होता है, ए नॉट ही तो होता है ये, ठीक है। ओके, दिस विल बी एस मैक्स। अभी यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट बी के एस मैक्स, के की वैल्यू यहाँ पे कितनी होती है 2 पाई बाई लैम्डा होती है, 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है पाई, तो दिस विल बी 2 पाई बाई पाई, ये और ये आपका कैंसिल हो गया, 2 इंटू अभी ये 0.04 है, ठीक है। तो आपका ये हो गया भाई साहब 0.04 इज इक्वल टू 10 रेज टू 5 इंटू 2 इंटू एस मैक्स। तो एस मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.04 अपॉन 2 इंटू 10 रेज टू 5। इसको कर लो भाई साहब, यहाँ पे हो गया आपका 0.02 इंटू 10 रेज टू -5। तो इसको और पीछे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 रेज टू -7 मीटर, ये हो गया भाई साहब आपका एस मैक्स, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, इसको अपन ए नॉट भी लिख सकते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपका हमेशा ए नॉट ही होता है, ठीक है। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड हो गया। चलिए ये वाला सवाल है, देखो द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ अ साउंड वेव ट्रैवलिंग इन एयर इज 30.4। तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू दी हुई है भाई साहब, कितनी दी हुई है 31.4 सेंटीमीटर, ठीक है। द डिस्प्लेसमेंट वेव ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स इज, तो आपका डिस्प्लेसमेंट वेव यहाँ पे कितना दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट वेव ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑब्जर्व टू बी दिस मच। तो आपका डिस्प्लेसमेंट वेव मतलब आप यहाँ पे बोल सकते हो ए नॉट की वैल्यू इंडिविजुअल पार्टिकल्स, ये हो गया आपका 5.5 इंटू 10 रेज टू -6 मीटर, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट वेव बोला गया है और वेव का कुछ भी ना मिले आपको, तो इसका मतलब क्या हो गया, वेव का कुछ मिलता कब है, जब आप साइन ओमेगा एक्स माइनस के टी लिख रहे हो या ओमेगा टी माइनस के एक्स लिख रहे हो। अगर आपको ये दिया रहे, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स इज ऑब्जर्व टू बी दिस मच, इसका मतलब वो फैक्टर तो है ही नहीं, साइन या कॉस वाला फैक्टर नहीं है, मतलब कौन सा हो जाएगा, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, जहाँ पे साइन या कॉस का फैक्टर नहीं है, ये ऐसा है वैसा भी इधर गया मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द केस ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो शब्दों को समझिए, यहाँ पे द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑब्जर्व्ड इज 5.5, तो इसका मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं हम, इसको अपन एस मैक्स भी लिख सकते हैं, एस मैक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। इफ प्रेशर एट एनी पॉइंट वेरीज बिटवीन 10 रेज टू 5 -55, ठीक है, पास्कल एंड 10 रेज टू 5 प्लस 55 पास्कल, देन द बल्क मॉडुलस ऑफ द मीडियम कितना है। तो आपको यहाँ पे भाई साहब बल्क मॉडुलस पूछा है, ठीक है। तो प्रेशर वेव इक्वेशन भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, देखो डेल्टा पी की नॉट की वैल्यू, डेल्टा पी नॉट की वैल्यू क्या देखी आपने, बी ए नॉट के, या अपन बोल सकते हैं आपका प्रेशर वेरिएशन, प्रेशर वेरिएशन इज इक्वल टू हाउ मच बल्क मॉडुलस इनटू आपका एस मैक्स के, ये आपका एस मैक्स ही तो है, एक ही बात है, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम इनटू के, ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पे। ओके, तो आपका भाई साहब डेल्टा पी नॉट की वैल्यू, यहाँ पे बी की वैल्यू तो दी हुई है, एस मैक्स की वैल्यू आपको मालूम है क्या है ए नॉट,
के की वैल्यू क्या होती है 2 पाई बाई लैम्डा, ठीक है, 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब, प्रेशर वेरिएशन कितने का है -55 या भाई साहब +55। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, बोला बोला भाई साहब, देखो आपका प्रेशर मैक्सिमम कितना है, बोलो ना भाई साहब 10⁵ +55, ठीक है। प्रेशर मिनिमम कितना है 10⁵ -55, ठीक है। इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, यही तो होता है प्रेशर वेरिएशन। तो प्रेशर वेरिएशन भाई साहब आपका कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, ये हो गया आपका ट्वाइस ऑफ प्रेशर वेरिएशन ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका भाई साहब ट्वाइस ऑफ प्रेशर वेरिएशन विल बी इक्वल टू 2 इंटू 55, है ना, 55 + 55। तो आपका प्रेशर वेरिएशन कितने का आ जाएगा भाई साहब 55 का। समझ में आ रहा है भाई साहब, प्रेशर वेरिएशन इज 55। ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे इसको अपन लिख सकते हैं इधर, तो ये हो गया आपका प्रेशर वेरिएशन, दैट इज 55 इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस इनटू ए नॉट, दैट इज हाउ मच 5.5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2 पाई, 2 पाई की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे कितनी है 2 इंटू 3.14, और नीचे कितना है भाई साहब आपका 31.4 सेंटीमीटर में, तो मीटर में लाओ इसको, तो ये हो जाएगा 0.314 मीटर, ठीक है। तो 0.314 समझ में आ रहा है भाई साहब ये, ओके। तो ये 0.314 मतलब इसको अगर हम पीछे लेते हैं तो ये भाई साहब पीछे होगा, ये अप्रोक्सीमेटली कितने से जाएगा भाई साहब 10 से जाएगा, ये 10 से जाएगा ये, ठीक है, ओके। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, बी की वैल्यू हो जाएगी 55, 55 अपॉन 5, यहाँ पे 2 भी बच गया ना एक, नहीं 2 बच गया भाई साहब यहाँ पे, 2 इंटू 5.5, 5.5 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। ध्यान से देखो भाई साहब, इसको अगर हमने इधर लिया तो ये 0 हो गया, ये हो गया भाई साहब 10, ये हो गया भाई साहब 5, तो ये हो गया 5 इंटू 10⁻6 हो रहा है भाई साहब, तो गड़बड़ किए हैं, ए नॉट की वैल्यू 5.5, यहाँ पे 10⁻⁻2 है, ठीक है, 5 इंटू 10⁻⁻5 आ जाएगा ये, ठीक है, ओके। तो आपको भाई साहब यहाँ पे जो चीजें आपने सीखी हुई है वो क्या है आपका, देखो प्रेशर वेरिएशन, प्रेशर वेरिएशन विल बी हाउ मच, डेल्टा पी नॉट विल बी इक्वल टू बल्क मॉडुलस इंटू ए नॉट इंटू के, जिसको हम अलग अलग तरीके से लिखते हैं। यहाँ पे आपका प्रेशर वेरिएशन दिस विल बी इक्वल टू बल्क मॉडुलस, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं पे सवालों में डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे भी आपको देखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स इज ऑब्जर्व टू बी दिस मच। अभी डिस्प्लेसमेंट में जब भी आपका साइन या कॉस का फैक्टर ना हो, इसका मतलब वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की ही बातें की जा रही है, सिंपल। तो मतलब वहां पे एस मैक्स या ए नॉट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके ओके ओके। द इक्वेशन ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल प्रेशर वेव इज गिवन बाय, यहाँ पे आपको इक्वेशन दिया हुआ है भाई साहब, क्या इक्वेशन दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 0.02 साइन 3000t minus 9x, where y is in Pascal, x is in मीटर एनर्जी, which of the following is correct, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे इसको अगर हम कंपेयर करें किसके साथ, y इज इक्वल टू ए नॉट साइन क्या होगा ओमेगा टी माइनस के एक्स के साथ, तो ए नॉट की वैल्यू बच्चा बाड़ी कितनी हो गई 0.02, है ना, ए नॉट की वैल्यू हो गई 0.02, ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 3000, इसका यूनिट क्या हो जाएगा बोलो रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। और के की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब 9, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, क्लियर है, ओके। अभी आपसे पूछा है भाई साहब विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द एसोसिएटेड साउंड वेव, क्या वेलोसिटी, अच्छा ठीक है। तो वेलोसिटी कितनी आएगी भाई साहब, वेलोसिटी होती है आपकी कितनी, वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा बाई के, वेलोसिटी आपका होता है ओमेगा बाई के, ओमेगा की वैल्यू कितनी आई है 3000 बाई 9, तो 1000 3 3 जा, तो ये हो गया कितना 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9.33, ठीक है। क्या ये सही है भाई साहब, सो दिस वन इज करेक्ट, ठीक है, ये वाला आपका सही है भाई साहब, वेलोसिटी, दिस वेलोसिटी इज करेक्ट, ओके। अभी हम भाई साहब लैम्डा की बात करते हैं, ठीक है। व्हाट इज लैम्डा, तो आपको मालूम है के की वैल्यू क्या होती है 2 पाई बाई लैम्डा होती है, तो लैम्डा की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू दी हुई है, जस्ट चेकिंग वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 पाई बाई के, ठीक है। तो 2 पाई बाई के मतलब कितना हो जाएगा 2 पाई बाई के की वैल्यू कितनी है 9, तो दिस 2 पाई बाई 9,
यहाँ पे m कहां से आ गया भाई साहब? ये वेयर इज दिस m कमिंग फ्रॉम? अच्छा मीटर में है, ओके तो ये तो गलत है भाई साहब आपका, लैम्डा 2 पाई नहीं हो सकता, 2 पाई बाई 9 होगा, ठीक है, सो दिस इज रॉन्ग। फ्रीक्वेंसी क्या होती है भाई साहब? आपका ओमेगा होता है 2 पाई एफ, तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? ओमेगा बाई 2 पाई। ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे भाई साहब कितनी है? तो ओमेगा बाई 2 पाई, ओमेगा की वैल्यू है भाई साहब 3000 बाई 2 पाई, तो ये हो गया भाई साहब आपका 1500 बाई पाई। यहाँ पे गलत दिया हुआ है 3000 बाई पाई हर्ट्ज, ठीक है, इट विल बी रॉन्ग, ठीक है, क्लियर है भाई साहब? तो आपका 1500 बाई पाई होगा यहाँ, क्लियर? सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन हो। ओके ओके ओके, ऑलराइट पीपल, हो गया क्या भाई साहब? हो गया, तो पास कर देना। वेलोसिटी एंड इंटेंसिटी, तो हम यहाँ पे भाई साहब न्यूटन का फॉर्मूला देखेंगे, लैपलेस करेक्शन देखेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेलोसिटी ऑफ साउंड देखेंगे, ठीक है, ओके चलिए भाई साहब, तो आप यहाँ पे नोट करना चालू कीजिए क्योंकि थोड़ा सा थियोरेटिकल है ये, ओके। वी नो दैट फॉर मैकेनिकल वेव्स, व्हाट आर मैकेनिकल वेव्स? वेव्स दैट डिपेंड ऑन मीडियम पार्टिकल्स, ठीक है, फॉर देयर प्रोपोगेशन आर नोन एज मैकेनिकल वेव्स। That is string waves among the wave parameters have wave velocity depend on the properties. किन किन प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करेगा ये? इलास्टिसिटी पे एंड इनर्शिया ऑफ द मीडियम। ये इलास्टिसिटी पे वेव मतलब आपका जो मीडियम का इलास्टिसिटी है उस पर डिपेंड करेगा और उस पर इनर्शिया पे भी, ठीक है। फॉर अ स्ट्रिंग वेव वेलोसिटी ऑफ द वेव, आपने देखा था भाई साहब वेलोसिटी ऑफ द वेव किस पे डिपेंड करता है? टी और म्यू, मास पर यूनिट लेंथ पे, ठीक है, फॉर अ स्ट्रिंग वेव। हमने ये देखा था भाई साहब वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाई एम, है कि नहीं? तो वेलोसिटी भाई साहब टेंशन से प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी ऑफ द वेव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास पर यूनिट लेंथ। आपका वेलोसिटी हमने ये पढ़ा था भाई साहब वेव्स में, वेलोसिटी ऑफ द वेव इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ म्यू, ठीक है। ये जो टेंशन है ये कौन सी प्रॉपर्टी है? इलास्टिक प्रॉपर्टी है। और ये जो मास पर यूनिट है ये कौन सी प्रॉपर्टी है? इनर्शियल प्रॉपर्टी है। मास हमेशा इनर्शिया से कोरिलेटेड होता है, जिस बॉडी का जितना ज्यादा मास उसका इनर्शिया उतना ज्यादा, ठीक है। टेंशन आपका इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ द वेव विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टेंशन अपॉन म्यू। mu is basically mass per unit length, tension is basically what? The elastic property, and mu is the inertial property. Are we clear? Clear on this one? बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। सो v को हम क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ द साउंड मीडियम। इसको नोट डाउन कर लीजिए भाई साहब, दिस थिंग प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो v इज इक्वल टू इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल मीडियम अपॉन इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल मीडियम। जब इलास्टिक प्रॉपर्टी पे आप आते हैं तो आप जनरली किसके साथ को रिलेट करेंगे? इलास्टिसिटी के साथ। आप यहाँ पे यंग्स मॉडुलस पढ़ चुके हैं, विच इज नथिंग बट अ रेशियो ऑफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। तो इलास्टिक प्रॉपर्टी के लिए आप कौन से कांस्टेंट को अप्लाई कर सकते हैं? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को, विच इज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और इनर्शियल प्रॉपर्टी मतलब मास से रिलेटेड प्रॉपर्टी, मास के साथ कौन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? डेंसिटी, ठीक है। तो यहां पे आप डेंसिटी के साथ कोरिलेट कर सकते हैं, हो गया? कहा हुआ कहा हुआ कहा हुआ? क्या कर रहे हैं पता नहीं। ठीक है, जाइए। ये समझ में आ रहा है भाई साहब? इलास्टिक प्रॉपर्टी और इनर्शियल प्रॉपर्टी, आर बी क्लियर टू दिस वन, ठीक है। तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ द वेव, बच्चा पार्टी, आपने जो स्ट्रिंग में देखा था वो था क्या? टी बाई म्यू, वे टी इज द टेंशन एंड म्यू इज द, जरा दरवाजा बंद कर देना तिलक, ठीक है। टी इज द टेंशन एंड म्यू इज द मास पर यूनिट लेंथ। इसी को अपन कोरिलेट करके क्या ला रहे हैं? दिस विल बी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ द मीडियम, ठीक है। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। सो दस बी इज इक्वल टू इलास्टिक। अभी भाई साहब देखो, अगर कोई आपका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तो डेंसिटी हो जाएगा भाई साहब, अगर बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है बी अपॉन पी हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। क्लियर है? आर बी क्लियर? बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहां पे अप्लाई होता है? जहां पे प्रेशर और वॉल्यूम का कोरिलेशन हो। वैसा किसी चीज को आप स्क्वीज डाउन कर रहे हैं तो प्रेशर और वॉल्यूम का कोरिलेशन है, ठीक है। आर बी क्लियर ऑन दिस वन?
Elastic property is equal to bulk modulus of the material medium. Inertial property is basically the density of the material medium. तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं मोटे मोटे तौर पे velocity of the wave in the medium will be equal to under root of tension upon mu, where mu is the mass per unit length अगर वो string है तो, otherwise bulk modulus upon density of the medium. Bulk modulus upon density of the medium. Are we clear? Any questions? हम bulk modulus पे थोड़ा सा recall कीजिए आप. Bulk modulus is what? Bulk modulus is change pressure upon V by V. ठीक है, प्रेशर अपॉन, ये जनरली आपका माइनस में चला जाएगा क्योंकि आपका प्रेशर वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है, वॉल्यूम इज बेसिकली रिड्यूसिंग. ठीक है, ओके ओके ओके. अकॉर्डिंग टू न्यूटन, साउंड प्रोपोगेट्स इन अ मीडियम इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशंस एंड रेरिफैक्शंस. ये तो सत्य है भाई साहब. साउंड आपका भाई साहब किसी भी मीडियम में ट्रैवल कर रहा है, कैसे? कंप्रेशंस और रेरिफैक्शन से. इन द रीजन ऑफ कंप्रेशंस द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस प्रेजेंट इन द मीडियम गेट कंप्रेस्ड. तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे भाई साहब? कंप्रेस्ड हो जाएंगे. Therefore, the temperature of the region increases and the system releases excess heat to the surroundings. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो, जब आपका भाई साहब क्या हो रहा है, the molecules of the gases, देखो समझो यहां पे, इसको ऐसे समझो, काइनेटिक थियरी. ठीक है, आपका भाई साहब सॉलिड है, खचाखच भाई साहब मॉलिक्यूल्स भरे हुए. ठीक है, आपने इसको हीट दिया. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब? लिक्विड में कन्वर्ट होगा. अभी मॉलिक्यूल्स में डिस्टेंस बढ़ जाएगा. ठीक है, और फाइनली ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई साहब? गैस में. गैस में तो मॉलिक्यूल्स चितर बितर हो जाएंगे. ठीक है, तो इसका मतलब आपने यहां एनर्जी दी, मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस बढ़ा, और एनर्जी दी, और ज्यादा डिफरेंस बढ़ेगा. तो अगर उल्टे प्रोसेस में चलोगे आप, जब मॉलिक्यूल्स को आप इकट्ठा कर रहे हो तो एनर्जी क्या होगा? रिलीज होगा. विल इट बी? देखो, सॉलिड में भाई साहब ठसाठस भरे हुए, इनके बीच में एनर्जी काफी ज्यादा है. इसको आप हीट दे रहे हो तो एनर्जी टूट रहा है. ठीक है, आपने हीट दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दे गेट सेपरेटेड, दे गेट एनलार्ज. तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हुआ. फिर लिक्विड से किस में कन्वर्ट हुआ? गैस में. अभी तो भाई साहब आप इसको रोक ही नहीं सकते. अगर आपने लिड लगा के रखा है तो रुक जाएगा, वरना लिड खोल दिया तो ये पूरा फैल जाएगा. ठीक है, तो अगर उल्टा प्रोसेस चलाया जाए, मतलब इन गैस मॉलिक्यूल्स को पास लाया जाए, प्रेशर बढ़ाकर अगर हम पास ला रहे हैं तो क्या होगा? दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, और अगर लिक्विड में कन्वर्ट होंगे तो एनर्जी रिलीज होगी. ठीक है, यही चीज यहां पे हो रहा है भाई साहब. जब आप कंप्रेशन कर रहे हैं तो यू आर इंक्रीजिंग द प्रेशर. इफ यू आर इंक्रीजिंग द प्रेशर देन देयर विल बी अ रिलीज ऑफ एनर्जी. इफ द गैस मॉलिक्यूल्स आर कमिंग क्लोज टू ईच अदर देन ऑब्वियसली देयर विल बी अ रिलीज ऑफ एनर्जी. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, therefore the temperature of the region increases and the system releases excess heat to the surroundings and maintains the temperature. सिस्टम भाई साहब एक्सेस हीट रिलीज करेगा सराउंडिंग्स में और टेम्परेचर को मेंटेन करेगा. आपको ये एहसास नहीं है कि आपके घर के आजू बाजू में जो लाउड स्पीकर्स बजते हैं, इससे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ता है, बढ़ेगा ही, क्योंकि कंप्रेशंस क्रिएट हो रहे हैं और कंप्रेशन से भाई साहब एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ेगा. ये जितनी भी गाड़ियां हैं, इन गाड़ियों से गैस जो एमिट हो रहा है उससे तो टेम्परेचर बढ़ता ही है डेफिनेटली, लेकिन साथ ही साथ ये गाड़ियों के आवाज से या गाड़ियों के हॉर्न से, इससे भी भाई साहब टेम्परेचर बढ़ता है. ठीक है, बिकॉज दिस एक्सेस ऑफ हीट विल बी रिलीज टू द सराउंडिंग्स. ठीक है, ओके. सिमिलरली इन द रीजन ऑफ रेरिफैक्शन द गैस मॉलिक्यूल्स ऑफ द मीडियम, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? ये एक्सपैंड हो रहा है तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? ड्रॉप, क्योंकि प्रेशर आपका भाई साहब नीचे जा रहा है तो आपका टेम्परेचर भी ड्रॉप होगा. ठीक है, एंड द सिस्टम अब्सॉर्ब सम हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स to maintain the temperature. Therefore, when a sound wave propagates, the temperature of the medium remains constant. ठीक है, तो कंप्रेशन में भाई साहब टेम्परेचर बढ़ रहा है, रेरिफैक्शन में टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, बढ़ रहा है, ड्रॉप हो रहा है, बढ़ रहा है, ड्रॉप हो रहा है. So in that case, for a very long medium, this will be a temperature that will be maintained in a constant rate. ठीक है, okay. अभी यहाँ पे देखो, न्यूटन assumed that sound propagates in an isothermal process. आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब कौन सा प्रोसेस होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस जहां पे टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होता है. थर्मल मतलब क्या है? टेम्परेचर रिलेटेड. और आइसो मतलब जहां पे कोई चेंज ना हो रहा हो, सेम. ठीक है, सो न्यूटन अज्यूम्ड, न्यूटन ने भाई साहब ये अजम्पशन किया दैट साउंड प्रोपोगेशन इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस इन विच डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो, द चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, ओके. नाउ एक आइडियल गैस इक्वेशन आपका क्या होता है? प्रेशर इनटू वॉल्यूम is equal to n into r into t. So the product of pressure and volume is equal to n, that is number of moles of the gas, और गैस कांस्टेंट हो गया, ये टेम्परेचर. ठीक है, t अगर आपका कांस्टेंट है, अगर t आपका कांस्टेंट हो गया, ऑब्वियसली ये दोनों भी कांस्टेंट होंगे, तो इसका मतलब आपका प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट. ठीक है,
ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, अभी ध्यान से देखो, ये पीवी आपका क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। अभी आप इसको भाई साहब डिफरेंशिएट कर रहे हो, ठीक है। तो आपने भाई साहब यहाँ पे डी पीवी इज इक्वल टू, इसका कांस्टेंट का क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। तो एक बार प्रेशर को बाहर निकालोगे इंटू डीवी प्लस वॉल्यूम को बाहर निकालोगे इंटू डीपी इज इक्वल टू 0, होगा कि नहीं भाई। आप अगर यू वी करते हैं तो u इंटू डीवी बाई डी एक्स प्लस वी इंटू डीवी बाई डी एक्स, तो यही हो रहा है भाई साहब आपका। तो ये आपका पी डीवी प्लस वी डीवी, क्योंकि कांस्टेंट का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे यू विल गेट 0, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब दो प्रोडक्ट्स हैं, तो फर्स्ट into differentiation of second plus second into first function into differentiation of second function plus second function into differentiation of first function, this will be equal to 0, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे p dv की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चा पार्टी, माइनस वी डीपी, ठीक है, माइनस वी डीपी, उसको उधर लेकर जा रहे हैं भाई साहब। तो प्रेशर का भाई साहब क्या वैल्यू आ गया, ठीक है, प्रेशर माइनस वी डीपी बाई डीवी, ठीक है। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, माइनस डीपी और इस v को नीचे ले लो, तो dv बाई v लिख सकते हैं। अरे बोलो ना बोलो, जल्दी से बोलो। तो ये b, p क्या हो गया भाई साहब आपका, ये dp मतलब क्या हो जाएगा, चेंज इन प्रेशर, तो डेल्टा p अपॉन dv बाई v क्या है भाई साहब आपका, डेल्टा v बाई v। और ये पूरा पूरा चीज क्या है भाई साहब, बल्क मॉडुलस तो है, ठीक है। तो आपका p का वैल्यू क्या हो जाएगा, बल्क मॉडुलस इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर भाई साहब प्रोसेस आपका आइसोथर्मल है, मतलब जहां पे टेम्परेचर रिलेटेड कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। ओके, सो बल्क मॉडुलस फॉर आइसोथर्मल, तो आपका भाई साहब यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, P इज इक्वल टू, ठीक है, P इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस ऑफ द आइसोथर्मल प्रोसेस। द वेलोसिटी ऑफ साउंड आपका क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड अपन ने देखा, ठीक है, B अपॉन P। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज P अपॉन P। न्यूटन थोड़ा सा चूक गया यहाँ पे, ठीक है, न्यूटन से थोड़ा सा एरर हो गया यहाँ पे, एंड न्यूटन के इस एरर को लैपलेस ने करेक्ट किया, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है कि न्यूटन कैसे यहाँ पे अराइव कर रहे हैं। न्यूटन बोल रहे हैं कि भाई साहब ये P होना चाहिए, P मतलब ये वाला अगर हम देखेंगे तो बल्क मॉडुलस हो गया भाई साहब। तो अगर आप देखोगे तो P जो प्रेशर है, अगर भाई साहब आपके टेम्परेचर को में कोई चेंज नहीं आया है, व्हाट न्यूटन अज्यूम्ड इज दैट ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड थ्रू आउट देयर विल बी compressions and rarefactions. In compression there will be an increase in pressure, so pressure increase will release energy, and during rarefaction there will be a decrease in pressure which will basically reduce the temperature. Temperature increase, temperature reduce, temperature increase, temperature decrease, temperature increase, temperature decrease. So throughout the propagation of sound the entire process remains isothermal. अगर process आपका isothermal है तो समझ लीजिए किसी गैस से साउंड प्रोपोगेट हो रहा है, ऑब्वियसली एयर से साउंड प्रोपोगेट हो रहा है। तो अगर हम गैस इक्वेशन को देखते हैं तो पीवी की वैल्यू क्या होती है, एनआरटी के बराबर। एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, आर हो गया आपका गैस कांस्टेंट एंड टी हो गया आपका टेम्परेचर। अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो एन और आर तो ऑब्वियसली कांस्टेंट है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज अ कांस्टेंट। नाउ प्रेशर और वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, इस पूरे चीज को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो राइट हैंड साइड में आपका कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन आपको क्या दे देगा, 0। इधर क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज पी डीवी, फिर सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज वी डीपी, दिस इज इक्वल टू 0। इस पूरे चक्रांत को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमको प्रेशर कितना मिलता है, dp माइनस dp अपॉन डेल्टा डी वी अपॉन वी, एंड दिस इज नथिंग बट बल्क मॉडुलस। आपने अभी भी पढ़ा कि ये बल्क मॉडुलस के बराबर है, तो आपका प्रेशर क्या हो जाएगा, और बल्क मॉडुलस अपने साइन के साथ, ठीक है, बल्क मॉडुलस अपने साइन के साथ, क्योंकि बल्क मॉडुलस में हम वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहे हैं, तो डेल्टा वी बाई वी जो रेशियो है ये आपका नेगेटिव ही होगा, दिस विल बी नेगेटिव, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो आपका भाई साहब ये बल्क मॉडुलस हो गया, तो इसका मतलब प्रेशर क्या हो गया, प्रेशर इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। न्यूटन थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे, क्योंकि बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी, अगर हम साउंड का वेलोसिटी निकालते हैं अंडर द कंडीशंस ऑफ स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर, ठीक है, और आपका भाई साहब जो टेम्परेचर है दैट इज 273 केल्विन, इन सब चीजों को अगर हम निकालते हैं तो व्हाट वी गेट इज वेलोसिटी ऑफ साउंड एज 280 मीटर पर सेकंड, जबकि वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकंड अप्रोक्सीमेटली इन एयर, so there has to be some change that is happening, ठीक है। तो न्यूटन का ये मानना कि ये प्रोसेस आइसोथर्मल है वो गलत हो गया है, ठीक है, we will see that. So according to Newton the speed of sound at 0 degree centigrade मतलब 273 Kelvin must be 280. This value is obtained by assuming that sound propagation is an
आइसोथर्मल प्रोसेस। इन्होंने भाई साहब ये जो गलती की कि साउंड प्रोपोगेशन इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस, इसके वजह से इनको डिफरेंस मिल रहा है, 340 से 280 पे आ रही है, ठीक है। But the experimental value comes to around 331 meter per second at a temperature of 0 degree centigrade, which shows that Newton's assumption was wrong. तो न्यूटन का जो ये assumption था, this was wrong. ठीक है? This assumption is corrected by Laplace. So what did Laplace do? Laplace introduced some new assumption to find the actual speed of. तो आपका देखिए एक प्रोसेस होता है आइसोथर्मल और एक प्रोसेस होता है एडियाबैटिक, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, तो अभी पहले हम समझते हैं कि लैपलेस क्या सोच रहे हैं। लैपलेस, a sound wave propagates as compressions and rarefactions, but the compressions and rarefactions happen rapidly, ठीक है, and air is a poor conductor of heat. न्यूटन क्या बोल रहा है, कंप्रेशन जब हो रहा है हीट रिलीज हो रही है, रेरिफैक्शन जब हो रहा है तो हीट अब्सॉर्ब हो रही है। तो जो भाई साहब हीट रिलीज हुई कंप्रेशन में, वही हीट रेरिफैक्शन में अब्सॉर्ब हो रही है। लेकिन एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। तो इसके वजह से क्या हो रहा है भाई साहब कि ये बहुत जल्दी चल रहा है, ठीक है। Thus the exchange of heat to the surroundings is not possible. That is, propagation of sound is not an isothermal process. ठीक है, ये भाई साहब आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है, मतलब टेम्परेचर में वेरिएशन आएगा, ठीक है। ओके, he assumed that propagation of sound happens under adiabatic conditions. एडियाबैटिक कंडीशन, अभी एडियाबैटिक कंडीशन में क्या होता है कि आपका डेल्टा क्यू का वैल्यू, एक्सचेंज ऑफ हीट का वैल्यू जीरो होता है, लेकिन एक्सचेंज ऑफ टेम्परेचर इज नॉट जीरो। एडियाबैटिक प्रोसेस समझिए, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या बोलता है कि एक्सचेंज ऑफ हीट, डेल्टा क्यू मतलब हीट, चेंज इन हीट एनर्जी ऑफ अ सिस्टम विल बी जीरो। किसी भी सिस्टम का चेंज इन हीट एनर्जी विल बी जीरो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया है, दैट इज नॉट द केस, ठीक है। ओके, एडियाबैटिक प्रोसेस आप पढ़ेंगे तो इसका एडिया, जैसे आपका देखो आइसोथर्मल प्रोसेस का क्या है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। और एडियाबैटिक प्रोसेस का क्या है भाई साहब, पी वी रेस टू गामा इज अ कांस्टेंट, ठीक है। ये एडियाबैटिक प्रोसेस का, इसको अपन पढ़ेंगे जब हम इलेबोरेट तरीके से काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वगैरह पढ़ेंगे, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में भी थोड़ा सा हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पी वी रेस टू गामा ये आपका कांस्टेंट है किसमें, एडियाबैटिक प्रोसेस में। एडियाबैटिक देखो आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी की वैल्यू जीरो है और एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू की वैल्यू जीरो है। समझ में आ रहा है, ये जो थर्मोडायनेमिक्स के लॉज होते हैं उसके हिसाब से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज प्लस वर्क डन, ये होता है, ठीक है। तो हीट सप्लाइड टू अ सिस्टम विल बी एक्चुअली इंक्रीजिंग इज इंटरनल एनर्जी एंड द सिस्टम विल बी डूइंग सम वर्क और सम वर्क विल बी डन ऑन द सिस्टम, व्हाटएवर द केस इज। इंटरनल एनर्जी का जो इंक्रीज होता है ये टेम्परेचर से रिलेटेड होता है, ठीक है, और ये आपका हीट एनर्जी है, ठीक है, क्लियर है। ओके, खैर उसने उतने में नहीं जाना है, इतना समझ लीजिए कि भाई साहब लैपलेस ने करेक्ट किया न्यूटन को, बोला कि भाई साहब तुम्हारा जो एजम्पशन है ये आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है बट इट इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। ओके, ऑन डिफरेंशिएटिंग, अभी आप इसको डिफरेंशिएट कर लो भाई साहब, ठीक है। देखो यहाँ पे आपका क्या है, पी वी रेस टू गामा, दिस इज अ कांस्टेंट। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, दैट इज डी पी वी रेस टू गामा, इधर अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो मुझे ऑब्वियसली क्या मिल जाएगा, जीरो। ओके, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन गिव्स यू जीरो, ठीक है। अभी यहाँ पे आपका डी वी रेस टू वाई है तो क्या आ जाएगा बोलो, अरे भाई साहब, ओ भाई साहब, डी बाई डी एक्स अगर एक्स एन होता है तो क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन। तो कर लो भाई साहब, इसका ये हो जाएगा पी गामा, ठीक है, पी गामा वी रेस टू गामा माइनस वन, है कि नहीं, इसका इस पोर्शन का, ठीक है, गामा वी रेस टू गामा माइनस वन, और यहाँ पे वी रेस टू गामा डी पी इज इक्वल टू जीरो। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ओके। तो अगर हम देखते हैं भाई साहब इस पूरे को उधर कर ले तो यहाँ पे हो गया आपका कितना, पी गामा वी रेस टू गामा माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वी रेस टू गामा, ये हो गया आपका डीपी, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो भाई साहब आपका यहाँ पे क्या करेंगे, अभी पी रेस टू गामा, अभी देखो यहाँ पे पी और गामा को अगर हम इधर रखते हैं, ठीक है, और इसको उधर ले जाते हैं तो यहाँ पे आपका हो गया भाई साहब पी और गामा, दिस विल बी इक्वल टू माइनस गामा वी गामा अपॉन वी गामा माइनस वन डीपी, ठीक है। इसको कर लो भाई साहब, ये हो गया माइनस डीपी, इसको क्या लिख सकते हैं, वी गामा माइनस वन अपॉन वी गामा, है कि नहीं, ठीक है। सो दिस कैन बी डन एज माइनस डीपी अपॉन वी
गामा -1 माइनस गामा, तो कितना हो जाएगा -1, है ना। दिस विल बी v रेज टू -1, ठीक है। तो देखो v रेज टू -1 समझ में आ रहा है भाई साहब। यहाँ पे आपका क्या आया, p गामा आया आपका कितना माइनस dp अपॉन v रेज टू -1 dv, है ना। तो आपका आया भाई साहब कितना माइनस dp बाई dv बाई v, ठीक है, माइनस dp dv बाई v। ओके, तो ये हो गया आपका p गामा। अभी ध्यान से देखो, ये वही चीज आया है, क्या है, बल्क मॉडुलस है ये, ठीक है, लेकिन इधर p नहीं है, इधर p इंटू गामा है। ये लैपलेस ने करेक्शन किया। न्यूटन के हिसाब से क्या था, प्रेशर इज इक्वल टू आइसोथर्मल प्रोसेस का बल्क मॉडुलस, ठीक है। यहां पे प्रेशर इंटू गामा इज इक्वल टू दिस, ठीक है, प्रेशर इंटू गामा इज इक्वल टू दिस, ठीक है। ओके, तो आपका भाई साहब यहां पे क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू गामा इज इक्वल टू बी एडियाबैटिक, ठीक है, बी एडियाबैटिक। तो स्पीड ऑफ साउंड भाई साहब अगेन आपका भाई साहब क्या होता है, बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी। तो बल्क मॉडुलस एडियाबैटिक, बल्क मॉडुलस एडियाबैटिक अपॉन डेंसिटी, बल्क मॉडुलस एडियाबैटिक अपॉन डेंसिटी। बल्क मॉडुलस एडियाबैटिक की वैल्यू कितनी आई है, पी गामा अपॉन रो, पी गामा अपॉन रो, ठीक है। इसको लिख लीजिए भाई साहब, ये है लैपलेस करेक्शन। न्यूटन के हिसाब से क्या था भाई साहब, न्यूटन के हिसाब से था P इज इक्वल टू बी आइसोथर्मल, और हमको यहाँ पे मिला कि भाई साहब 280 मीटर पर सेकेंड है, जबकि एयर में उसका स्पीड कितना है 331 मीटर पर सेकेंड है। तो लैपलेस ने बोला कि भाई साहब ये प्रोसेस जो है आइसोथर्मल नहीं है, ये प्रोसेस आपका भाई साहब एडियाबैटिक है, जिसके हिसाब से भाई साहब आपका वेलोसिटी सॉरी आपका भाई साहब P इंटू गामा इज इक्वल टू क्या प्रूव होता है, बी एडियाबैटिक। तो इसके हिसाब से भाई साहब V की वैल्यू इज इक्वल टू बल्क एडियाबैटिक अपॉन डेंसिटी। बल्क एडियाबैटिक मतलब हो गया गामा इंटू प्रेशर अपॉन डेंसिटी। ये हो गया भाई साहब आपका लैपलेस का करेक्शन। और जब हमने इस गामा के साथ T और इसको मल्टीप्लाई किया एट STP विच इज द स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, देन व्हाट वी गॉट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड, करेक्ट वेलोसिटी ऑफ साउंड। So this is known as Laplace correction, ठीक है। This value of the speed of sound is close to the experimental value. The experimental value of the velocity of sound at standard temperature and pressure is this much. This shows that Laplace assumptions were correct. The correction in the value of velocity of sound by considering an adiabatic process is known as Laplace correction. Are we clear on this one, people? हम समझ में आता हम? Okay, okay, okay. The experimental value of sound at STP ये कितना आया 331। अगर हम न्यूटन का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो 280, और अगर हम लैपलेस का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो बराबर 332 आ रहा है। न्यूटन के फॉर्मूले से क्या हो गया भाई साहब, न्यूटन ने बोला कि ये जो पूरा प्रोसेस है दिस इज बेसिकली आइसोथर्मल, और इसके हिसाब से आपका प्रेशर का जो वेरिएशन है, प्रेशर जो आया वो क्या आया भाई साहब, बी आइसोथर्मल, ठीक है। और इसके हिसाब से वेलोसिटी कितनी आ गई भाई साहब आपकी, बी आइसोथर्मल अपॉन डेंसिटी, जिसमें जिसकी वजह से ये आ रहा है, ठीक है। लैपलेस ने बोला कि भाई साहब प्रोसेस है आपका एडियाबैटिक, तो प्रेशर इज इक्वल टू बी एडियाबैटिक, एडियाबैटिक, ठीक है। तो अपन यहां पे क्या बोल सकते हैं, V इज इक्वल टू, ठीक है, सॉरी प्रेशर इनटू गामा इज इक्वल टू बी एडियाबैटिक, ठीक है। तो ये हो गया आपका बी एडियाबैटिक अपॉन दिस, बी एडियाबैटिक मतलब प्रेशर इनटू गामा अपॉन डेंसिटी, और ये आपको बराबर 332 विच इज क्लोज टू दिस वन इज द वैल्यू, ठीक है। देखो जो आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन से कैलकुलेट करते हो और जो आपके एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन से कैलकुलेट होते हैं उसमें थोड़ा बहुत फर्क तो रहेगा, तो ये आपका थोड़ा बहुत फर्क है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? So velocity of sound in air at NTP, that is normal conditions of temperature and pressure, is 332, which is much lesser than that of light and radio waves. बहुत बहुत कम है। लाइट का भाई साहब 3 into 10 raised to 8 है। If we set our watch by the sound at a distance siren, it will be slow. If we record the time in a race by hearing sound from starting point, it will be lesser than actual. क्योंकि आपका स्पीड साउंड है, तो साउंड में आपका स्पीड जो है वो 300 के करीब है। ऐसा बहुत बार होगा कि आप अगर स्टेडियम में मैच देख रहे होंगे तो बैट्समैन ने अगर बॉल को हिट किया होगा उसके थोड़ा सा बाद आपको सुनाई देगा, बिकॉज लाइट तो ट्रैवल हो रहा है 3 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन वो जो साउंड है वो ट्रैवल हो रहा है 300, तो बहुत कम है वो, ठीक है। अगर आप बादलों में देखोगे जो आपका बादल गरजते हैं उसका जो साउंड आता है, पहले आपको लाइट दिख जाएगा उसके बाद थोड़ा सा साउंड आएगा। क्यों? क्योंकि लाइट तो ट्रैवल हुआ है आप तक कितने के स्पीड से, 3 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन जो साउंड ट्रैवल हुआ है वो अप्रोक्सीमेटली 330 मीटर पर सेकेंड से, बहुत कम है ये स्पीड।
इसलिए आपको बादलों का जब लाइटनिंग होती है तो थंडर जो होता है वो थोड़ी देर बाद सुनाई देता है, ठीक है। ओके, इन अ क्लाउड लाइटनिंग दो लाइट एंड साउंड आर प्रोड्यूस्ड साइमल्टेनियसली, दोनों भी साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस हुए हैं, लेकिन वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मच ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है। लाइट प्रीसीड्स थंडर। अभी देखो वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या हो गया भाई साहब, आपका गामा इंटू पी बाई पी, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर हमने दोनों को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी वॉल्यूम से और इसको भी वॉल्यूम से, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या मिल जाएगा आपको, मास, तो गामा पीवी, ठीक है। अभी गैस इक्वेशन के हिसाब से पीवी की वैल्यू क्या होती है भाई साहब, एनआरटी, एनआरटी या म्यू आरटी, ये हो गया म्यू आरटी, ठीक है। अभी यहाँ पे आपका देखो ये म्यू आरटी अपॉन, अभी देखो एन, एन जो है वो क्या है, मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो अगर आप भाई साहब यहाँ पे क्या है, दिस इज मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो अगर हम ये एन है, दिस इज एन, देखो यहाँ पे आपका भाई साहब क्या आया है, वी एस की वैल्यू आ गई भाई साहब आपकी कितनी, गामा एन आर टी बाई एन, ठीक है। अभी आप इसको देखो ध्यान से, ठीक है। अभी आप इसको देखो, दिस थिंग, ठीक है, एन बाई एम, ये आपका मास ऑफ द सब्सटेंस है। एन क्या होता है, मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर मास, समझ में आ रहा है। तो इस एम को अगर मैं इधर लूं, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ द सब्सटेंस, दिस विल बी 1 बाई मॉलिक्यूलर वेट, है कि नहीं। तो एन अपॉन एम की जगह पे अपॉन 1 अपॉन मॉलिक्यूलर मास लिख सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू दिस, ठीक है। तो ये 5 तरीके हैं जिससे आप किसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ साउंड को। समझना ये है कि आपके लैपलेस करेक्शन के हिसाब से वेलोसिटी ऑफ साउंड इज बेसिकली अ प्रोडक्ट ऑफ और रादर अ एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन। कितने बजे तक था भाई साहब क्लास, फिजिक्स 7 बजे तक है ना, फिजिक्स की क्लास 7 बजे तक है ना, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। ओके, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। वी नो दैट V इज इक्वल टू गामा P अपॉन P, ठीक है। ओके, ये समझ में आ गया भाई साहब, ये आपका लैपलेस का फॉर्मूला है, ये आपका लैपलेस का फॉर्मूला है, न्यूटन ने तो सिर्फ P अपॉन P बताया, ठीक है। इफ द प्रेशर ऑफ द मीडियम इज इंक्रीज, अगर हमने भाई साहब मीडियम का प्रेशर इंक्रीज किया, then the particles of gas come close to each other and due to this the density of the medium increases, है ना भाई साहब। अगर आप किसी भी मीडियम का प्रेशर बढ़ा रहे हैं, ठीक है, अब समझ लो आंधी चल रही है, तो आपके हवा का प्रेशर बढ़ेगा, तो हवा के पार्टिकल्स और क्लोज आएंगे, है कि नहीं, ठीक है। then the particles of the gas come close to each other and due to this the density of the medium increase, प्रेशर बढ़ा तो भाई साहब डेंसिटी भी बढ़ेगा, क्लियर है। ओके, if pressure and density increase together the velocity of the sound remains the same. Now understand this, ये आपका क्या है भाई साहब, गामा है, ठीक है, ये आपका P by V है, ये जितना बड़ा वो भी तो उतना ही बड़ा। अगर आप बोलोगे भाई साहब कोई रेशियो 2/4, अगर इसी रेशियो को मैं लिखूं 4/8, एक ही बात तो होगी, 8/16, ऑल दीज विल बी द सेम रेशियो ना भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा दिस, तो इफ द प्रेशर एंड डेंसिटी इंक्रीज टुगेदर द वेलोसिटी ऑफ साउंड रिमेन्स द सेम। सिमिलरली व्हेन प्रेशर डिक्रीजेस देयर इज नो इफेक्ट ऑन द वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो क्योंकि अगर प्रेशर डिक्रीज होगा तो डेंसिटी भी उतनी ही मात्रा से डिक्रीज होगी, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आता हूं। ओके, तो फॉर एन आइडियल गैस पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, एन की वैल्यू क्या होती है, मास ऑफ द गैस अपॉन मॉलिक्यूलर मास, है कि नहीं। एन होता है क्या, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, मास ऑफ द गैस टेकन अपॉन इट्स मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अभी ध्यान से देखो यहाँ पे, इस V को हमने इधर लिया, ये M आर टी, ये M रखा हमने, V को इधर लिया, वॉल्यूम इनटू मास, ठीक है, वॉल्यूम इनटू मॉलिक्यूलर मास, तो आपका भाई साहब ये क्या हो जाएगा, मास अपॉन ये वॉल्यूम है, मास ऑफ द गैस टेकन, ये मॉलिक्यूलर मास है, इसको भूल जाओ, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, तो डेंसिटी इज इक्वल टू RT बाई M। अभी ये क्या है, मॉलिक्यूलर मास विच इज कांस्टेंट फॉर अ गैस, ऑक्सीजन के लिए भाई साहब 32, आपका नाइट्रोजन के लिए भाई साहब 28, ये सब तो कांस्टेंट है, आर आपका कांस्टेंट है, टी आपका कांस्टेंट है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू डेंसिटी आर टी बाई एम। इस पूरे में ये तो पूरा कांस्टेंट ही हो गया ना, सो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। तो अगर प्रेशर को आप बढ़ा रहे हैं 2 टाइम, तो डेंसिटी भी आपका 2 टाइम ही बढ़ेगा, इसीलिए आपका प्रेशर बाय डेंसिटी का रेशियो सेम रह जाएगा, ठीक है। दैट इज द रीजन द रेशियो ऑफ प्रेशर इज टू डेंसिटी विल रिमेन द सेम। आर वी क्लियर, क्लियर है भाई साहब, ओके ओके ओके। तो डेंसिटी अपॉन दिस इज गोइंग टू बी अ कांस्टेंट, ये आपका कांस्टेंट रह जाएगा RT बाई M, दिस इज गोइंग टू रिमेन एज कांस्टेंट।
सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ v, अभी v की वैल्यू क्या होती है भाई साहब, गामा डेंसिटी बाई पी, वी गेट द फॉलोइंग, आपका क्या हो जाएगा, देखो वही सेम चीजें हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो भाई साहब, टी की जगह पे लिख सकते हो भाई साहब एनआरटी बाई एम, तो गामा आरटी बाई एम। तो आप बोल सकते हो वेलोसिटी इज, देखो ध्यान से, यहाँ पे आपका भाई साहब प्रेशर क्या है, प्रेशर इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है, एन आर टी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो आप यहाँ पे भाई साहब क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू एन बाई वी आर टी। एन क्या होता है, मास ऑफ गैस अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, ये मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है, वी आर टी, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रेशर, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी, तो डेंसिटी, डेंसिटी रो आर टी बाई मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, डेंसिटी रो, डेंसिटी आर टी। तो आप भाई साहब पी की जगह पे ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो भाई साहब, पी बाई वी, तो अगर आपने इसको देखो पी बाई रो कर लिया तो ये क्या हो जाएगा, आर टी बाई एम, विच इज बेसिकली अ कांस्टेंट। अभी यहाँ पे अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो ये हो गया गामा पी बाई रो, ठीक है, गामा पी बाई रो। तो गामा पी बाई पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर टी बाई एम, गामा आर टी बाई एम, ये हो जाएगा गामा आर टी बाई एम, ठीक है। ये वैल्यू आपकी कांस्टेंट हो जाएगी क्योंकि ये मॉलिक्यूलर मास है, ये गैस कांस्टेंट है, और ये आपका भाई साहब टेम्परेचर है, ऑल दीज आर बेसिकली कांस्टेंट्स। तो यहाँ पे आपका अभी ऑल दीज आर कांस्टेंट्स कब तक, जब तक आप टेम्परेचर को कांस्टेंट बोल रहे हैं। अगर टेम्परेचर से आप छेड़खानी करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी विल बी, तो ये तो आपका कांस्टेंट रहेगा, ये भी फॉर अ गैस कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो देयरफॉर फॉर एन आइडियल गैस प्रेशर एंड डेंसिटी हैव नो इफेक्ट ऑन द वेलोसिटी ऑफ साउंड, किसी भी आइडियल गैस के लिए प्रेशर एंड डेंसिटी हैव नो इफेक्ट ऑन द वेलोसिटी ऑफ साउंड, क्योंकि जब आप प्रेशर को बढ़ाओगे उतने ही मात्रा में डेंसिटी भी बढ़ेगा, इसीलिए वेलोसिटी ऑफ साउंड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आप प्रेशर को कम करोगे, अगर 2 टाइम्स कम किया तो डेंसिटी भी 2 टाइम्स कम होगा, जिसके वजह से भाई साहब ये रेशियो आपका सेम रह जाएगा और वेलोसिटी सेम रह जाएगी। लेकिन अगर आप टेम्परेचर में इन्फ्लुएंस लाते हो तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब आपको दोनों तरीके से सवाल पूछा जा सकता है, एक गैस की प्रेशर हमने 2 टाइम बढ़ा दी तो उसमें वेलोसिटी ऑफ साउंड का क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो भाई साहब आपका डेंसिटी भी 2 टाइम बढ़ा रहेगा, जिसके वजह से ये कांस्टेंट होगा, तो वेलोसिटी विल रिमेन अनचेंज। दूसरी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर आपके किसी गैस का डेंसिटी आपने 2 टाइम बढ़ा दिया तो आपका प्रेशर भी 2 टाइम बढ़ गया है, तो ये कांस्टेंट रह जाएगा, मतलब देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ साउंड। हाउएवर if it is stated that the temperature of the gas has been increased 4 times, then you will see that the velocity has increased 2 times, क्योंकि वेलोसिटी आपका अंडर रूट टी से प्रोपोर्शनल है। क्या ये समझ में आ रहा है, एनी क्वेश्चंस, नो? चला जाए भाई साहब आगे, बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है, आर वी क्लियर? तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, सो प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ गैस एज लॉन्ग एज टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, जब तक भाई साहब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है प्रेशर का कोई इंपैक्ट नहीं है, क्योंकि जितनी मात्रा में आपका प्रेशर बढ़ेगा उतनी मात्रा में आपकी डेंसिटी भी बढ़ेगी, इसीलिए प्रेशर अपॉन डेंसिटी का रेशियो सेम रहेगा, और वेलोसिटी होता है अंडर रूट गामा, और प्रेशर एडियाबैटिक कांस्टेंट जो है अंडर रूट गामा अपॉन पी बाई डेंसिटी, तो इसकी वजह से कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन वेलोसिटी इज proportional to under root of t. This is why by going up in the atmosphere, though both pressure and density decrease, velocity of sound remains constant as long as temperature remains constant. ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अभी देखो टेम्परेचर में क्या इफेक्ट होगा, आपने देखा भाई साहब, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ठीक है। सो अभी समझो हम वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, गामा आर टी, ये मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है, तो ये अपना आया भाई साहब। अभी टी आपका क्या है, केल्विन में है, ठीक है। For finding the velocity of sound at a particular temperature T degree centigrade, we should remember the following steps. अभी देखो V at T degree centigrade upon V at 0 degree centigrade, ये क्या हो जाएगा, this will be 273 plus T, क्योंकि आपका डिग्री सेंटीग्रेड में है तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आपको 273 ऐड करना पड़ेगा अपॉन 273। क्या ये मामला क्लियर है, बहुत बढ़िया भाई साहब। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड मींस 273 केल्विन, ठीक है, एंड T डिग्री सेंटीग्रेड मींस, बोलो बोलो, 273 प्लस टी केल्विन, ठीक है, तो वही कर रहे हैं हम, देखो टी डिग्री सेंटीग्रेड में ये, ठीक है। तो इसका मतलब अपन इसको क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं इसको 273 प्लस टी अपॉन 273 रेज टू हाफ, तो ये हो जाएगा आपका 273 बस 273 प्लस टी अपॉन 273 रेज टू हाफ। हमारे सुषमा पाटिल में तो बोर्ड चल रहा है अभी, और धनाधन म्यूजिक सब चालू है वैसे, अनुष्का और श्रुति वहीं बैठे होंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा भाई साहब, 1 प्लस टी बाई 273
भाई साहब जिस स्कूल में बोर्ड चल रहा है 10th और 12th का, उनको तो कम से कम ये होना चाहिए कोई बोला जाए भाई साहब, V T degree centigrade upon V 0 degree centigrade, this will be equal to 1 plus T by 273 raised to half. समझ में आ रहा है भाई साहब ये? ठीक है, ओके। बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर दो भाई साहब। बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है? 1 प्लस एक्स रेज टू एन। फिजिक्स में जितना तुमको जानना है ये 1 प्लस एन एक्स, भाई साहब कहानी खत्म। इग्नोरिंग हायर पावर, सिंपल। ठीक है, एक्चुअली आप भाई साहब इसको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से करते हो, वी डू नॉट नीड एनीथिंग मोर। जो लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट्स है वो भी आप इतना समझ लो कि बाइनोमियल थ्योरम में आप बोलेंगे 1 प्लस एक्स रेज टू एन, दैट विल बी 1 प्लस एन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा देखो, 1 प्लस टी बाई 273, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 1 प्लस हाफ इंटू टी बाई 273, 1 प्लस हाफ इंटू टी बाई 273। क्या ये समझ में आ रहा है? तो आपका भाई साहब वेलोसिटी at t डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन वेलोसिटी at 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो आपका वेलोसिटी at t डिग्री सेंटीग्रेड ये कितना हो जाएगा, वेलोसिटी at 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस वेलोसिटी at 0 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू हाफ इंटू टी बाई 273। ठीक है, ओके। तो आपका वेलोसिटी at t डिग्री सेंटीग्रेड कितना हो जाएगा भाई साहब, वेलोसिटी at t डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पे हो गया आपका कितना, वेलोसिटी at t डिग्री सेंटीग्रेड माइनस वेलोसिटी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितना है, 332 है। अगर हम 332 को यहाँ पे कॉमन निकालें, 332 प्लस 332 इंटू 1/2 इंटू टी बाई 273, तो वेलोसिटी एट टी डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 332, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे इट इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच, इट इज गोइंग टू गिव यू 0.61 टी। वेलोसिटी एट टी डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 332 इज गोइंग टू गिव यू 0.61 टी। ठीक है, क्लियर है, ओके। तो वेलोसिटी एट टी डिग्री सेंटीग्रेड, वेलोसिटी ऑफ साउंड एट टी डिग्री सेंटीग्रेड, इसका मतलब क्या हो गया, अपन क्या लिख सकते हैं देखो, वी कैन राइट दिस एज वेलोसिटी एट टी डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू, इसको अगर मैं इधर लाऊं तो ये क्या हो जाएगा, 332 प्लस 0.61। ठीक है, 0.61 इंटू टी, तो वेलोसिटी एट टी डिग्री सेंटीग्रेड विल बी इक्वल टू 332 प्लस 0.61 टी। अब इसका मतलब क्या है, फॉर एवरी 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर अप टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस बाय 0.61। तो 0.61 इंटू 1 अगर 1 डिग्री बढ़ा, 0.61 इंटू 2 2 डिग्री बढ़ा, 0.61 इंटू 3, ऐसा ऐसा 30 डिग्री तक ये कार्यक्रम चलेगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए भाई साहब, इट इज एन इंपॉर्टेंट इक्वेशन। वी टी डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 332, ये 332 जो है वो क्या है आपका, वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। एक्चुअली में ये है वेलोसिटी ऑफ साउंड एट टी डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 0.61 इंटू टी। ठीक है, क्लियर है।
ठीक है भाई साहब, फॉर एवरी डिग्री राइज इन टेम्परेचर अप टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस बाय 0.61 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 0.61 मीटर पर सेकेंड। ओके ओके ओके। अभी देखो भाई साहब, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब उमस। ठीक है, ह्यूमिडिटी मतलब वाटर वेपर का कंटेंट। ठीक है, वी नो दैट आपका भाई साहब ये है, एंड डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। आपका जो डेंसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? ह्यूमिडिटी के। मतलब ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगा, ह्यूमिडिटी कम होगा तो डेंसिटी बढ़ेगा। अभी अगर डेंसिटी कम हो रहा है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ेगी। मतलब अगर ह्यूमिडिटी बढ़ रहा है तो डेंसिटी कम होगी, डेंसिटी कम होगी तो वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ेगी। मतलब बरसात में आपका वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ जाएगा, क्योंकि बरसात में आपका 100% ह्यूमिडिटी रहता है। ठीक है, क्लियर है? द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर डिक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ एयर। देखो ऐसे भी अगर आप देखोगे वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर कितना है? करीबन 330। और वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर कितना है? बहुत ज्यादा है। ठीक है, मैं भूल गया इसका स्पीड, बट आपका ऐसा मानकर चलें कि स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड्स इज मोर देन स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड्स, एंड दैट इज मोर देन स्पीड ऑफ साउंड इन गैस। तो ऑब्वियस सी बात है कि वैसा लिक्विड जैसे वाटर में आपका वेलोसिटी ऑफ साउंड ज्यादा होगा, तो वेलोसिटी बढ़ने वाला है जितना आपका वाटर कंटेंट बढ़ जाएगा। ठीक है, ये कंसेप्चुअल है, बट दिस इज व्हाट हैपेंस। द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर डिक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ एयर। ये भाई साहब एयर के डेंसिटी को भाई साहब कम करेगा, क्योंकि density is inversely proportional to humidity. If humidity increases, density decreases. If density decreases, the velocity will increase. ठीक है, hence the velocity of sound increases as the humidity increases. Temperature, तो temperature का sound हमने क्या देखा भाई साहब? Velocity is directly proportional to under root of temperature. Pressure का हमने क्या देखा भाई साहब? No effect। क्यों? क्योंकि pressure का velocity के साथ तो correlation है, लेकिन pressure का density के साथ भी correlation है, और वेलोसिटी का दोनों के साथ कोरिलेशन है। जितनी मात्रा में आपका प्रेशर बढ़ेगा उतनी ही मात्रा में आपका डेंसिटी बढ़ेगा, जिसके वजह से वेलोसिटी कांस्टेंट रह जाएगा। ह्यूमिडिटी में क्या हो रहा है भाई साहब? वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ेगा अगर भाई साहब आपका ह्यूमिडिटी बढ़ रहा है तो, और वेलोसिटी ऑफ साउंड घटेगा अगर ह्यूमिडिटी आपका घट रहा है तो। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके। With increase in humidity, density of air decreases. So from this, we conclude that with rise in humidity, velocity of sound increases. This is why sound travels faster in humid air. जब आपका रेनी सीजन होगा तब ज्यादा फास्ट साउंड ट्रेवल करेगा। ठीक है, अगर आपने कोई म्यूजिक सिस्टम लगा के रखा होगा, ड्राई एयर में आप सुन रहे होंगे, तो वो आप तक कम स्पीड में पहुंचेगा, ना कि आपके बरसात में और ज्यादा स्पीड में पहुंचेगा। ठीक है, than in dry air, summer at the same temperature. Due to this, in rainy season, the sound of factory sirens and whistle of train can be heard more than summer. ठीक है, आपका जो ट्रेन का या कोई भी व्हीकल का जो आवाज है, अगर आपने उसको इंक्रीज नहीं किया है, वही रखा है, तो आपको ज्यादा सुनाई देगा। ठीक है, ड्यूरिंग रेनी सीजन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाएगा, ह्यूमिडिटी आपकी बढ़ गई है। ओके, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर at STP, given that the density of air at STP is 1.4 grams per liter. Assume air to be diatomic with gamma is equal to, okay, ये मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक और ट्राइएटॉमिक, ये आपके आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, फिलहाल इतना जानिए कि किसी भी डायएटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू होती है 1.4। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है देखो, डेंसिटी ऑफ एयर दिया हुआ है कितना एट एसटीपी, स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कितना दिया हुआ है 1.4 ग्राम्स पर लीटर दिया हुआ है। ठीक है, गामा की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई साहब 1.4, सॉरी गामा की वैल्यू 1.4 दी है ना, ये भी 1.4 दिया हुआ है क्या? ठीक है, दोनों भी 1.4। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, अभी आपका टेम्परेचर कितना दिया हुआ है भाई साहब आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने देखा वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर कितना होता है भाई साहब अंडर रूट ऑफ गामा पी अपॉन डेंसिटी, अंडर रूट ऑफ गामा पी अपॉन डेंसिटी। अभी देखो एसटीपी है ना, तो एसटीपी में आपका प्रेशर कितना होगा, प्रेशर विल बी 1.015 इंटू 10⁵ पास्कल या 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, ऐसा आप देख सकते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे इसको किया 1.4 इंटू 1.01 इंटू 10⁵ अपॉन भाई साहब ये हो गया 1.4, तो यहाँ पे ये दोनों कट रहे हैं, ये एडवांटेज हमको मिल रहा है। और यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा देखो, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 1.01 इंटू, यहाँ पर लिख सकते हैं इसको अगर हमने इधर शिफ्ट कर दिया तो 10⁴ हो जाएगा, 10⁴ का स्क्वायर रूट आ जाएगा 100 इंटू 10.1। ठीक है, ये आ गया वेलोसिटी एट 0। ठीक है, इसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं 10 का स्क्वायर रूट निकालते हुए
यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली दिस वैल्यू। और अभी आपको मालूम है कि वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू वेलोसिटी एट ओ प्लस कितना भाई साहब, बोलिए 0.61 टी टिल 30 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, और यहाँ पे तो आप 25 तक ही पहुंचे हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी एट ओ मतलब वेलोसिटी एट ओ ये हो गया आपका कितना 316.2 प्लस 0.61 इंटू 25, समझ में आ रहा है भाई साहब, 0.61 ये आ जाएगा 331.2। क्लियर 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 भाई साहब। यहाँ पे आपको वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं दिया हुआ था, इसीलिए मशक्कत से निकालना पड़ा, ठीक है। क्लियर है, ओके ओके ओके। इफेक्ट ऑफ विंड, अभी विंड का क्या इफेक्ट होगा भाई साहब, ठीक है। इफ एयर इज ब्लोइंग देन द स्पीड ऑफ साउंड चेंजेस। इफ द एक्चुअल स्पीड ऑफ साउंड इज v and the speed of air is w, then the speed of sound in the direction in which wind is blowing is v plus w and the opposite direction it will be v minus w, ठीक है। देखो भाई साहब अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली भाई साहब वेलोसिटी भी बढ़ेगी ना, ठीक है। तो एक होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में विंड और एक होता है सेम डायरेक्शन में विंड। अगर आप देखोगे तो वेलोसिटी विल इंक्रीज इन द सेम डायरेक्शन एंड डिक्रीज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। effect of frequency, there is no effect of frequency on the speed of sound. Sound waves of different frequencies travel with the same speed. जैसे आपका भाई साहब म्यूजिक ऑर्केस्ट्रा जो भी है, अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे बजाए जाते हैं, लेकिन सबकी स्पीड जो है साउंड में एयर में सेम रहेगी, ठीक है। एवरीबडी विल हैव द सेम स्पीड इन एयर। इफ द स्पीड ऑफ साउंड वे डिपेंडेंट ऑन द फ्रीक्वेंसी देन वी कुडंट एंजॉय ऑर्केस्ट्रा। आप कोई भी म्यूजिक एंजॉय नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका गिटार का आवाज बाद में पहुंच रहा है, सितार का आवाज पहले पहुंच रहा है, ऐसा हो जाता था, ठीक है। लेकिन जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं, चाहे जितनी भी फ्रीक्वेंसी के हों, वो सब एक साथ ही आप तक पहुंच रहे हैं क्योंकि इट इज इंडिपेंडेंट, ठीक है। आर वी क्लियर, ओके ओके ओके। व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड वेव इन हीलियम गैस एट 57 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी v की वैल्यू भाई साहब क्या होती है, ठीक है, ये होती है गामा p अपॉन डेंसिटी, ठीक है, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, गामा एन आर टी अपॉन वी इंटू डेंसिटी, है कि नहीं, ये लिख सकते हैं भाई साहब, पीवी है ना ये, ठीक है। और आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया गामा मास ऑफ द गैस अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, ये हो गया वी रो आर टी, ठीक है, ये मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका डेंसिटी, तो आपका हो गया गामा डेंसिटी आर टी अपॉन ये हो गया एम और ये हो गया रो, तो ये रो और रो भाई साहब कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका कितना गामा आर टी, ये मॉलिक्यूलर मास है, ध्यान रहे, ठीक है, ये मॉलिक्यूलर मास है, गामा आर टी अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गामा की वैल्यू व्हाट इज द स्पीड ऑफ एट हीलियम गैस, तो आपका हीलियम गैस आपका क्या है, मोनो एटॉमिक है, मोनो एटॉमिक है, तो मोनो एटॉमिक गैसेस का गामा क्या हो जाएगा भाई साहब, गामा हो जाएगा आपका 5, ठीक है, गामा है आपका 5। खैर ये आपके थोड़ा सा स्कोप के बाहर है, ठीक है, गामा हो जाएगा भाई साहब आपका 5 मोनो एटॉमिक का। आर की वैल्यू आप ले सकते हैं 25/3, तो यहाँ पे आर की वैल्यू 25/3 ले ली आपने। टी की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 25/3 हो गया आर का वैल्यू, ये हो गया गामा का वैल्यू। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीलियम इज हाउ मच, ऑब्वियसली 4, ये आ गया आपका 4, ठीक है। टेम्परेचर आपका भाई साहब कितना है 57 डिग्री सेंटीग्रेड है, 57 डिग्री सेंटीग्रेड को क्या लिया हुआ भाई साहब, ये तो सवाल ही गड़बड़ लग रहा है। हाँ 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 केल्विन में चेंज किया, लेकिन केल्विन में चेंज किया तो कितना आ जाएगा 273 प्लस 330, ये आपका 100,000 किस लिए मल्टीप्लाई किया हुआ है, दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू सी, ठीक है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड वेव इन ऑक्सीजन गैस एट 1 एटमॉस्फेयर एंड डेंसिटी इतना है, सिंपल सा सवाल है। देखो आपका ऑक्सीजन गैस डाई एटॉमिक है, डाई एटॉमिक है भाई साहब, तो कितना हो जाएगा, डाई एटॉमिक का वैल्यू होता है 7/5, ये जो डाई एटॉमिक आपने अभी देखा ना 1.4 होता है, ये यहां से आ रहा है, देखो 7/5, तो ये 5 5 1 जा 5, 7 से 5 गया 2, 5 4 जा, अभी हमने देखा ना डायटोमिक गैस का गामा का वैल्यू 1.4 होता है, तो 1.4 मतलब 7/5, तो ये हो गया आपका 7/5 गामा का वैल्यू। प्रेशर की वैल्यू कितनी है 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर मतलब क्या होता है, 1 एटमॉस्फेयर इज 10⁵ पास्कल्स, ठीक है, तो ये हो गया आपका 10⁵, और आपका डेंसिटी कितना हो गया भाई साहब 40 kg पर मीटर क्यूबिक, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ द साउंड। फाइंड आउट द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन एंड हीलियम गैस एट सेम टेम्परेचर, ठीक है, स्पीड ऑफ ऑक्सीजन अपॉन स्पीड ऑफ, तो स्पीड ऑफ ऑक्सीजन अपॉन स्पीड ऑफ, ठीक है, ये हो गया गामा O2 RT बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन, गामा हीलियम RT अपॉन मॉलिक्यूलर वेट,
आरटी और आरटी दोनों में कैंसिल हो जाएगा। ऑक्सीजन एक डाई एटॉमिक गैस है, तो इसका होगा भाई साहब गामा का वैल्यू 7/5, ठीक है। हीलियम एक मोनो एटॉमिक गैस है, तो 5/3, ये चाहे तो नोट कर लीजिए। मोनो एटॉमिक गैस के लिए, ठीक है, आपका भाई साहब गामा का वैल्यू है 5/3। और आपका डाई एटॉमिक, मोनो एटॉमिक और डाई एटॉमिक समझते हैं ना भाई साहब, क्या होता है रे? 7/5। मोनोएटॉमिक मतलब जो इकलौता एग्जिस्ट करता हो। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये भाई साहब इकलौते इसलिए एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि देयर आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशंस आर कंप्लीट, दे वुड नॉट नीड टू कंबाइन विद ईच अदर, ठीक है। और आपका ये हो गया डायटोमिक, ये आप लिख लीजिए भाई साहब। मोनोएटॉमिक गैस का होता है 5/3 और डायटोमिक का 7/5। तो 7/5। अभी यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 32। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीलियम कितना है? 4, ठीक है। तो आपका आ जाएगा भाई साहब 21:200, ठीक है। Okay. Speed of sound wave in air at 0 degree centigrade is this much. Then find the speed at 20 degree centigrade. अभी Vt की वैल्यू कितनी होती है? V0 प्लस 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये वैलिड है, ठीक है। 0.61 इंटू टी, ठीक है। तो V0 की वैल्यू कितना है? 332 प्लस 0.61 इंटू 20, कर लो भाई साहब इसको, ठीक है। दिस विल बी 344.2। क्लियर 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 भाई साहब। ओके, दैट वुड बी इट फॉर फिजिक्स फॉर टुडे।